अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपकी खिदमत में अदील अहमद आसी आज फिर एक नया एपिसोड परदेसी कहानियों का लेके हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम परदेसी कहानियों में कोशिश कर रहे हैं कि डेनमार्क में बसने वाले हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारा एहसासा हैं, जो कि 70s की दहाई में आए, जिन्होंने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे मसाजिद से लेके हम इंस्टीट्यूशंस और हलाल खानों का बंदोबस्त और बहुत सी ऐसी खिदमात, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, हमारे लिए यहाँ पे परफ़ॉर्म की, जिसकी वजह से आज हम डेनमार्क में आने वाले जितने भी नौजवान हैं या डेनमार्क में जो नई नस्ल जवान च हो रही है यहाँ पे, परवान चढ़ रही है, उनके लिए आसानियाँ पैदा हुई। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इन तमाम जो हमारा एहसासा यहाँ पे कम्युनिटी की शक्ल में, बुज़ुर्गों की शक्ल में मौजूद हैं, उनकी कहानियाँ आप तक लेकर आएँ। ना सिर्फ़ वीडियो की शक्ल में, बाद में हम इसको एक किताबी शक्ल में भी तहरीर करें और इसको उर्दू के अंदर भी और डेनिश के अंदर भी जो है, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि जो सबसे पहली नस्ल यहाँ पे पाकिस्तानियों की आई थी, उन्होंने क्या खिदमात सरअंजाम दी। तो आज जिस शख्सियत को हम लेके आए हैं, मेरा उनसे बहुत प्यार है। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। हर खैर के और अच्छे काम में बढ़-चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। इवन कि कश्मीर के हवाले से तहरीक-ए-कश्मीर में भी वो सफ़े अव्वल में रहे। इसके साथ एक पूरी दास्तान है जो आज हम उनसे सुनेंगे। बड़ी दिलचस्प बातें होंगी। बड़े ठंडे मीठे मिज़ाज के और बड़े खूबसूरत शख्सियत के मालिक परवेज़ इकबाल साहब, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप क्या खैरियत से हाल है हैं? आपके? ठीक हैं? श अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी देर बाद आपकी सूरत नज़र आई, तो मिज़ाज ज़बरदस्त बेहतर हो गया ज़ाकल्लाह। है। चलें, वो ये तो मेरे लिए भी खुशी की बात है और आपका फिर वही नूरानी चेहरा और मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के हम भी खुश हो गए। बहुत आज के शुक्रिया। इस परदेसी कहानियों का फ़ॉर्मेट बड़ा सो अजीब-सा है। इस वक़्त हम ऑन एयर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी से लोग इस वक़्त अभी हम ऑन एयर हुए हैं, तो आपको देखना शुरू कर दिए हैं और मैं इस वक़्त अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं तमाम अफ़राद जो नए जुड़े हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। परवेज़ इकबाल साहब, हम बड़े रवायती अंदाज़ से वही क्या कहते हैं घिसे-पिटे क्वेश्चन्स के साथ चलते हैं, इसलिए ताकि हम जान सकें कि आपका बचपन से लेके और आपकी जो है अब तक की ज़िंदगी के बारे में और उसमें इंटरेस्टिंग वाक़यात और डेनमार्क के में आपकी जो ज़िंदगी गुज़री उसके हवाले से। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होता है वो सेम ही है कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? मेरी पैदाइश जम्मू की है। मेरी वालिदा कश्मीर से थीं, मेरे वालिद साहब जम्मू से थे। तो ये मेरा मतलब अच्छा, है मेरे पैदाइश का जी, जी। जी, जी। और तो ज़्यादातर फिर मेरे वालिदैन वो कश्मीर में ही रहे हैं, तो पार्टीशन तक। हुँ। अच्छा, जी, जी। आप जम्मू से आपके क्योंकि मेरे भी अबाव-अजदाद जो हैं, दादा वो जम्मू से ही माइग्रेट करके आए थे। तो जी, जी। जम्मू जब आप पाकिस्तान माइग्रेशन हुई है आपकी फ़ैमिली की, तो आपकी उम्र उस वक़्त कितनी थी? तकरीबन 3 साल। मेरी जो तारीख़ पैदाइश जो है ना, वो दिसंबर 94 है। अच्छा, 44 है। 44 है, 44 पाकिस्तान से 44 3 44 साल के हैं। जी हाँ, 3 साल पहले, जी हाँ, तकरीबन। तो आप अपने वालिदैन के बारे में बताना पसंद करेंगे? मेरे वालिद साहब जो थे वो कारपेंटर थे। हुँ, हुँ। मेरे दादा भी उनका अपना यही था कारोबार था जम्मू में ना, जम्मू और हुँ, उसमें हुँ। जब वो कश्मीर में चले गए तो फिर उनका यही कारोबार था अपना कारपेंटर का। तो फिर वो उसके बाद जब हिजरत हुई तो फिर कुछ अर्सा सियालकोट में रहे। तो हुँ, हुँ। वालिद साहब कराची चले गए उन दिनों क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं था। हुँ, हुँ। तो हम लोग कुछ अर्सा सियालकोट में रहे और फिर हम वालिद साहब के पास कराची चले गए। तो मेरा हम लोगों का कराची, सियालकोट, लाहौर इस तरह से आना-जाना रहा बहुत ज़्यादा। तो लेकिन हुँ। ज़्यादा अरसा मेरा ज़्यादा अरसा अपने वालिद साहब के साथ कराची में गुज़रा और मेरी ज़्यादा तालीम जो है वो कराची से ही मैंने हासिल की है। अब आपके जो जी। हैं वो डाक खाने मेरे साथ मिलना शुरू हो गए हैं, जैसे जम्मू से फैमिली माइग्रेशन करना और सियालकोट में आना। जम्मू के ज़्यादातर जो फैमिलियाँ जिन्होंने पार्टीशन से पहले हिजरत की थी ना,
वो सियालकोट ही आई क्योंकि जम्मू और सियालकोट में आपस का फासला तो ना होने के बराबर था। तो सही ये भी एक सही है, उसकी वजह हो सही है। सकती है। आप के कितने बिल्कुल। बहन-भाई हैं, थे क्या इसमें अगर मैं पूछना चाहूँ तो? हम मेरी 3 बहनें हैं, 2 माशाल्लाह, मुझसे बड़ी हैं, 1 मुझसे छोटी। और वो एक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी जो बहन है मुझसे, वो अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया है। और मेरी जो अल्लाह गनी 2 की रहमत बहनें करे। हैं जो मुझसे बड़ी हैं, और वो भी माशाअल्लाह हयात हैं। वो दोनों लाहौर में ही हैं। और भाई कोई नहीं है आपका? नहीं, वो माशाअल्लाह मैं अकेला ही हूँ। मैं अकेला ही अच्छा वारिस यानी हूँ सारी जायदाद का। और आपने बड़ा इसका मतलब आपने बड़ा प्यार समेटा होगा जब 4 बहनों का अकेला व इकलौता जो भाई होता है, माँ-बाप का इकलौता बेटा होता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा तवज्जो मिलती है। ये मामला आपके साथ रहा? हाँ, कुछ रहा, कुछ नहीं भी रहा। वालिदा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो ज़रा सख्त आमीन। मिजाज की थीं, तो वो ज़रा अच्छा। कोताही वगैरह बर्दाश्त नहीं करती थीं। तो वो हुँ, हुँ। मुझे मतलब है कि वैसे जो आपने बाद में जो शायद पूछेंगे कि मेरा उर्फ़ी ना, तो वो मुझे जब वो नाराज़ होती थी तो वो कहती थी, "काका तन्नू समझ नहीं आई मेरी गल दी।" तो ये जुमला जब होता था ना, तो ये होता था कि ये हुँ, वार्निंग हुँ। है मुझे कि अब मैंने आगे नहीं बात करनी। और वालिद साहब भी सख्त तबीयत के थे कि वो नरम तबीयत के नहीं, थे? नहीं, 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 वो बहुत हलीम तबीयत के थे। उन्होंने मुझे ज़िंदगी भर में एक दिन भी नहीं डाँटा। ना, नहीं, नहीं, उनके सा हालाँकि मैं ज़्यादा उनके साथ ही रहा हूँ कराची में, उन्होंने कभी नहीं डाँटा। नहीं, नहीं, वो नहीं, हुँ। उन्होंने नहीं डाँटा। आप अपने वैसे कुनबे में किसके सबसे ज़्यादा करीब थे? बहनों के में से या माँ के या बाप के, किसके सबसे ज़्यादा करीब रहे आप? मतलब ज़ाहिर है कि आदमी वैसे तो सारे हम लोग वो दौर और था। उसमें इस तरह हुँ, का हुँ। वो नहीं था हिसाब-किताब के कौन नज़दीक है। अच्छा, अल्लाह ताला का बहुत करम था, बड़ा अच्छा माहौल था, लेकिन वालिदा जो होती हैं ना, वो उनका अपना एक मुनफ़रिद मुकाम होता है। तो वो बावजूद है कि बड़ी वो मतलब है कि सख्त मिज़ाज थीं। जब मैं शादीशुदा भी हो चुका, तो मैंने ज़रा-सी उनके साथ ऊँची आवाज़ में बात की, तो वो एकदम से गुस्से में आ गईं और मुझसे उन्होंने कहा, "काका, हुण तू मेरे आगे बोलेगा?" तो वो मुझे नहीं इस वाल मुझे बहुत अज़ीज़ थी, मुझे बहुत अज़ीज़ थी वो। इससे मैं अख़ज़ ये कर सकता हूँ कि आपको आपकी वालिदा उर्फ़ी नाम में काका कहा करती थीं? काका, जी, 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 जी। जब वो नाराज़ होती थीं, नरमी का अंदाज़ होता जन था। और जब बहुत खुश होती थी तब क्या बुलाती थी आपको? मुंडिया, मुंडिया। अच्छा, तो मुंडिया सियालकोटिया कि खाली जी, मुंडिया? जी। हाँ, मुंडिया इधर आ, मुंडिया कर दे। जी, जी, हुँ, जी, तो आपकी बचपन में जी। कोई आपको दिलचस्प जो ऐसा वाक़या जो आपके ज़हन में रह गया हो कि बचपन का एक वाक़या होता है, हर इंसान के बचपन में कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जो उसको याद रह जाते हैं? बचपन मेरा ना बड़ा अजीब-सा गुज़रा है, मुझे समझ नहीं आती कि मेरा बचपन जो है, हम कुछ अर्सा सियालकोट में रहे, तो मैंने तालीम मतलब अब मैं थोड़ा-सा उसको थोड़ा दूसरे अंदाज़ में पेश करूँगा हुँ, हुँ। कि मुझे 6 साढ़े 6, 7 साल की उम्र में सियालकोट स्कूल था, स्कॉच मिशन स्कूल सराय भाभड़िया, वहाँ मुझे दाखिल करवाया गया। 6 महीने मैंने हुँ, हुँ। वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों उठा लिया गया, या मैं नहीं जा गया, या मैं कुछ चाहिए था या नहीं पढ़ सका। फिर मैं साल डेढ़ 2 हुँ, साल घर पे रहा, फिर मुझे एक नए स्कूल में दाखिल किया गया। वो 2 मस्जिदें हैं वहाँ पे सियालकोट के दरमियान में स्कूल था, उनके पास ये स्कूल था। मुझे नाम नहीं हुँ, याद हुँ। रहा, बहुत पुरानी बात है। तो फिर वो मैं सही। पढ़ाई में कुछ मतलब मैं कुछ बागी था ज़रा ज़्यादा, कुछ लाड प्यार की वजह से। तो फिर वालिद साहब जब आए तो वो मुझे साथ ले गए, हुँ, कराची ले हुँ। गए। तो उनके पास मैं रहा, उन्होंने वहाँ पे मैंने कोई 6 महीने मैंने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ी, और 6 महीने के बाद मैंने छठी जमात में दाखिला लिया। आपको हुँ, हुँ। हैरत होगी, मैंने ना तीसरी पढ़ी, तीसरी चौथी नहीं पढ़ी, 5वीं नहीं पढ़ी, मुझे छठी में दाखिला मिल गया। तो वो मतलब है कि उसमें ज़्यादातर इंग्लिश का ज़्यादा मतलब आप वो था, ज़हीन थे दखल आप। था। हाँ, कुछ शायद ऐसा ही हो, शायद ऐसा ही हो। तो उसके बाद मैंने छठी में दाखिला मिला मुझे, और तब से मेरी तालीम ज़रा रेगुलर हुई, यानी फिर उसके हुँ, बाद हुँ। गैप नहीं आया उसमें।
जी। तो ये यानी आप 6th क्लास आपने कराची से ऑनवर्ड पे शुरू की? जी, 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 मैंने मतलब है कि फिर अपना यानी अब ये बात लंबी हो जाएगी, पता नहीं मुझे हुँ, बताना चाहिए कि नहीं। मैं अपना मतलब है कि फिर तो मुझे सियालकोट बुला लिया गया। अपना हुँ, हुँ, वालिदा ने उन्होंने फिर वो मुझे उन्होंने साल बाद वापस भेज दिया। तो फिर मैं जब वापस गया तो मैं 7वीं क्लास में था, 8वीं हुँ, में। हुँ। वो कराकट में स्कूल था, कौमी हाई स्कूल। जी, वहाँ मैं पे जानता हूँ। मैं अपना जी, जी, वहाँ पे मैंने मतलब मैं अपना वहाँ से मैंने 8वीं की। जब कराची आए तो जामिया तालीम मिली में उनके पास दाखिल था, उनके पास वो 8वीं 9वीं क्लास में। मुझे उन्होंने फिर 8वीं क्लास में लिया और फिर मैंने 8वीं से लेके 9वीं 10वीं और फिर वहीं से अपना वो उनका वो जो ये जामिया तालीम मिली एक बड़ा आला इदारा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज। हुँ, हुँ, अपनी इनका अपना बड़ा अच्छा था बंदोबस्त, यानी बोर्डिंग, मस्जिद, लाइब्रेरी और हर तरह का एक इनका एक इदारा था। तो ये वहाँ हुँ, पे हुँ। भी मैंने मतलब है कि थोड़ी-सी वहीं पे मैंने तालीम हासिल की है। तो यहाँ पे खान ब्रदर्स हैं, उनके हबीब खान साहब जो हैं, वो माशाल्लाह आपकी बातें सुन के सराह रहे हैं। उन्होंने एक कमेंट किया है कि माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हबीब खान साहब। हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया अब ये बहुत। बताइएगा जी। हम जो आप जो हैं, क्या कहते हैं, कराची में फिर आपने तालीम जो है वो आगे हासिल करना शुरू की। तो फिर कहाँ तक तालीम हासिल की? आपने जी, स्कूल, कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी आवाज़ ना कहाँ पे कट के आ जाके रही है। मेरी आवाज़ अब मैंने ठीक है? सेकंड ईयर में छोड़ दिया था। मैंने कॉमर्स पढ़नी शुरू की थी, कॉमर्स में था। तो मैंने सेकंड ईयर में छोड़ दिया था क्योंकि वो अपना जॉब की वजह से मुझे जॉब मिल गई। मुझे जॉब मिली थी फौरी तौर पे केडीए में, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो मैंने अच्छा। 4-6 महीने वहाँ काम किया, फिर मुझे एक दूसरी जॉब जब मिल गई, वो बहुत अच्छी जॉब थी, फैक्ट्रीज़ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट था वो। ये तकरीबन 61 की बात है या 62 की बात है। उन दोनों कराची का जब मर्जर हुआ पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान के साथ, तो फिर हुँ, वो हुँ। जो डिपार्टमेंट था वो मर गया लेबर डिपार्टमेंट के साथ। तो फिर हुँ, हुँ। मैं लेबर डिपार्टमेंट में मुझे एज़ ए सीनियर क्लर्क वहाँ पे मुझे मेरी जॉब थी। जब मैं वहाँ से जितना अर्सा मैंने वहाँ काम किया है कराची में। मज़ीद तो इसका तफ़सील मतलब है चाहेंगे आप? मैं यही समझना चाह रहा था कि इसका मतलब है डेनमार्क में आने से पहले आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे और अच्छी जॉब कर रहे थे, जिसको बाइज़्ज़त रोज़गार कहते हैं, वो आप पाकिस्तान में थे ऑलरेडी डेनमार्क में आने से पहले। जी, जी। फिर जब मैं वहाँ से दोबारा लाहौर अब शिफ्ट हो गए ना वापस, क्योंकि वालदा हुँ, हुँ। साहबा का नहीं था रहने का इरादा कराची में। फिर हम परमानेंट पे जब लाहौर में शिफ्ट हुए हैं, तो फिर लाहौर मिल्क प्लांट था, एक इदारा था, मिल्क प्लांट, वो जो यूनिसेफ और स्वीडिश की कंपनी थी, उनके तवासुत से, और पाकिस्तान का जो अपना है डिपार्टमेंट, मुझे ये जो अपना दूध दूध वगैरह का मुझे जो कारोबार होता है ना इस मामले में, डेयरी फार्म है, तो उसके वो इस तरह से वो बेकरी वो बनाई गई थी, डेयरी फार्म। तो वहाँ पे मुझे हुँ, हुँ। बतौर स्टेनो मेरी आखिरी जॉब थी मेरी, हुँ, जब हुँ। मैं डेनमार्क आया हूँ 70 में ना, तो मेरी जॉब डेनमार्क आने स्टेनो से की थी। पहले जो है डेनमार्क आने से पहले आपने शादी कर ली थी या नहीं? प्लीज़ आपकी आवाज़ बहुत रही है। मेरा सवाल तो ये था कि डेनमार्क आने से पहले आपकी शादी हो चुकी थी या नहीं? नहीं, 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 मेरी शादी हुई है 74 में, 74 मेरी और शादी हुई है, जी हाँ। डेनमार्क किस सन में आप जब तशरीफ़ लाए? 70 में हम आए थे तकरीबन, मुझे अंदाज़ा नहीं है 70 लेकिन में। जून जुलाई में ना। हाँ जी, 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 तकरीबन जून-जुलाई में आए थे। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप एक अच्छी जॉब पे थे पाकिस्तान के अंदर और आप एक पढ़े-लिखे थे, एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे थे और तमाम मामला ठीक चल रहे थे, तो फिर आपने डेनमार्क आने का क्यों सोचा और क्यों डेनमार्क कैसे पहुँच गए यहाँ पे? इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। बस हम 3 दोस्त बैठे हुए थे। मेरे मेरे कमरे में अपना एक मेरा कमरा था, वहाँ हम बैठे हुए थे, डिस्कशन हो रही थी। हमारा एक एडवाइज़र था, उसका नाम था मिहारे। मिहारे हुँ, तो ऑस्ट्रेलिया,
एक हमारा एडवाइज़र था मिल्क प्लांट का, वो था क्रिश्चियनसन उसका नाम था, वो डेनमार्क से था। तो उससे मेरा काफ़ी लिंक रहता था क्योंकि मैं डेयरी मैनेजर का स्टेनो था, तो उससे मेरा बड़ा लिंक रहता था। वो मुझसे मैं डेनमार्क के बारे में काफ़ी पूछा करता था, ये वो इस तरह की बातें मुख्तसर। तो ऐसे ही बैठे-बैठे बगैर किसी उसके अपना प्रो के हम 3 दोस्तों ने और बगैर किसी पैसे कोई रखे ज़्यादा पास, 1300 रुपये मेरे पास थे। मेरे दूसरे जो दोस्त थे एक दूसरे के पास 1100 रुपये थे और मेरे जो हमारे जो राहबर थे, हमारे जो जिन्होंने राहबर बनना था, उनके पास 1500 रुपये थे। तो ये हमारे चलने का जो था इरादा, बस वो डेनमार्क ही था। और वो यानी बंदा जो था ना हमारा, वो एडवाइजर, उसने हमारे के बारे में हमें बड़ी अच्छी बातें बताई थी, तो हम वहाँ से चल पड़े। यानी कहने का मतलब ये शायद हुआ आपको कि इसमें हैरान की हो। हाँ, यानी कि जी आप मिल्क प्लांट के अंदर लाहौर में जॉब कर रहे थे स्टेनो की, वहां पे डेनमार्क से एडवाइजर थे जिनका नाम क्रिस्टनसन था। वो आपको डेनमार्क की बड़ी अच्छी बातें बताते थे जिससे आप इंस्पायर हुए और आप 3 लोग और तीनों के तीनों वहां पे जॉब कर रहे थे। मैं ना, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। मुझे अगर शायद मैं यह माइक लगा के देखता हूँ, शायद आवाज़ बहुत कट-कट के आ रही है। आप मैं क्वेश्चन रिपीट क्या करता हूँ, मैं 2 आपकी मिनट। आवाज। जी, जी। जी, जी। मेरा जी, क्वेश्चन जी। ये था, पहले तो मैं हम जो है यहाँ पे मोहम्मद नवाज संधू साहब का कमेंट्स ले लें। उन्होंने लिखा है, परवेज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उनके कमेंट्स। मोहम्मद नवाज संधू साहब हमारे साथ ओहो! ममार के नाम से प्रोग्राम करते हैं। हाय! उन्होंने आपका जो है कि आपके लिए तारीफी कलमात लिखे हैं। तो हम जहाँ से नहीं, छूटे नहीं। थे वहां पे वापस बहुत आते हैं, शुक्रिया, बहुत यानी शुक्रिया। डेनमार्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हम आज दिन में ये प्रोग्राम कर रहे थे परदेसी कहानियाँ, और हमारे इस प्रोग्राम में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमें ये प्रोग्राम बीच में छोड़ना पड़ा। और हमारे मेहमान थे इस प्रोग्राम के अंदर आज परवेज़ इकबाल साहब, जो कि जिनसे हम उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ डेनमार्क में आने से पहले और डेनमार्क में उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे थे। मैं फिर बताता चलूँ, परदेसी कहानियाँ एक ऐसा सीरीज़ है उन लोगों की जो डेनमार्क में 70s और 60s की दहाई में आई। ये फर्स्ट जनरेशन थी पाकिस्तान की जिन्होंने डेनमार्क की सरज़मीं पे कदम रखा। उनको क्या मुश्किलात पेश आईं, उन्होंने उनकी क्या कहानियाँ हैं यहाँ पे, और उन्होंने हमारे लिए क्या जो है वो पार्टिसिपेशन किया नई नस्ल के लिए। इसके ना सिर्फ़ आपको वीडियो शक्ल में हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, बल्कि एक किताबी शक्ल में भी बाद में ये तारीख़ एक बनती जाएगी डेनमार्क में जो बसने वाले पाकिस्तानियों की पहली जनरेशन थी। तो बगैर हम इसकी तमहीद बाँधे हम आगे चलेंगे, क्योंकि हम हमारा सिलसिला जो है वो टूटा था। परवेज़ इकबाल साहब से एक ख़ास लम्हे तक मैं पहले उनको साथ में ऐड करूँ और खुशामदीद कहूँ। परवेज़ इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रात के इस पहर भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि लोग खुशी से इस प्रोग्राम को फिर दोबारा से देखना शुरू हो गए। फिर साहब, माशाअल्लाह। मैं दोबारा थोड़ी-सी तमहीद के अंदर हम पहले हिस्से का अहाता करते हैं कि आप जी, जी। 1944 में जम्मू में पैदा हुए, पाकिस्तान से आप गालबन 3 साल नाइन बड़े हैं। 1944 में। 1944 में, 1944। 1944 में 1944 में याद। जी, जी। पैदा जी, हुए। जी। फिर आप जम्मू के से आपकी फैमिली ने सियालकोट हिजरत की। इब्तिदाई तालीम आपने सियालकोट में हासिल की और इसके साथ ही आप जो है अपने वालिद साहब के वजह से आप कराची में जो है मज़ीद सेकेंडरी तालीम के लिए चले गए। फिर उस सेकेंडरी तालीम जी, के जी। बाद आपने वहाँ पे ही मुलाज़मत इख्तियार की कराची में। आखिरकार आप जी, जी। लाहौर शिफ्ट हुए एक मिल्क प्लांट की कंपनी के अंदर, और वहाँ पे जब आपने यूनिसेफ की। जी, जी। अच्छा जी, जी, यूनिसेफ जी। की जी, एक जी। कंपनी के अंदर, हुँ। और हाँ, हाँ। वहाँ पे आपको एक गोरा मिला जिसका नाम ख्रिस्टनसन था, वो डेनमार्क से आया था और जिसकी कहानियाँ डेनमार्क की वो सुन के उसकी एडवाइज़र ज़ुबानी।
वो वो एडवाइज़र एडवाइज़र था था। वहाँ पे। जी, जी, हुँ। एडवाइज़र था। तो उसकी उसकी दिलचस्प कहानियाँ जो थीं, जो डेनमार्क के हवाले से उसने तारीफ़ बयान की, आप उसी की वजह से आपने ये रख़्ते सफ़र बाँधा डेनमार्क में, जबकि आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे। हम सिलसिले को यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी पिछली नशरियात में तवत्तल जो है वो आ गया था। आप ये बताइएगा कि आपने कहा कि बहुत कम जो है वो ज़ादिरात आपके पास, आप और आपके 2 दोस्त, मैं उनके नाम भी जानना चाहूँगा। उनको ख़्याल आया कि हम डेनमार्क का सफ़र करते हैं। ये सफ़र कैसा था? बाय रोड आपने कैसे शुरू किया और क कहाँ तक पहुँचे? यहाँ से शुरू करते हैं हम। जी, बहुत मुनासिब है। मेरे हुँ, जो 2 साथी थे सफ़र में, जो तजुर्बाकार थे, जो पहले थोड़ा बहुत उनका हुँ, दुबई वग़ैरह में आना-जाना था, उनका नाम हुँ, था हुँ, मोहम्मद असगर नाम था उनका। वो हुँ, और दूसरे जो मेरे दोस्त जो थे, जिन उनका नाम था अब्दुल वाहिद। ये हम 3 हुँ, दोस्त हुँ, थे। मेरे हुँ, पास हुँ, 1300 रुपया था। अब्दुल वाहिद हुँ, साहब जो मेरे मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त थे, उनके पास 1100 रुपया था। और हुँ, जो हुँ, अपना अपना असफ़र साहब थे, उनके पास भी 1500-1600 रुपया था। हुँ, तो हुँ। हमारे गाइड वही थे, क्योंकि वो बाहर आना-जाना उनका लगा रहता था, दुबई वग़ैरह में। अब्दुल वाहिद साहब आपके गाइड थे? नहीं, नहीं, असग़र असगर साहब साहब। हमारे गाइड थे। जी, जी, अब्दुल वहाद, हुँ, वो मतलब है कि वो मेरे कोलीग थे, आपिश कोलीग थे मेरे वहाँ पे ना, मेरे दफ़्तर में मेरे हुँ, साथ काम करते थे। जी। हुँ, हुँ, तो फिर हमने बैठे-बिठाए ऐसे ही प्रोग्राम बनाया कि हुँ, जी ना, वो गोरे, अपना गोरा तो मैं नहीं कहूँगा उसको, मेरा वो वाकिफ़ था क्रिस्टेंसन, हुँ, यंग था हुँ, बिल्कुल, बड़ा नाइस आदमी था। तो हुँ, उससे ने हुँ, जो कहानियाँ बताई, तो हमने कहा कि भई चलो डेनमार्क चलते हैं। बजाए हुँ, दुबई हुँ, चलो के बजाय हमने कहा कि दो डेनमार्क चलते हैं। तो हुँ, मैं हुँ, साथियों से बात की, पासपोर्ट बड़ी आसानी से बन गए। कुछ वो उनकी हुँ, हुँ, वाक़फ़ियत थी दूसरे दोस्तों की। दूसरा ये था कि मैं वो अपना जो इदारा जो था, वो सेमी गवर्नमेंट था। तो मुझे हुँ, हुँ, पासपोर्ट बनवाने में वो पुलिस की इंक्वायरी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुँ, ये हुँ, मुझे सहूलत रही। तो उसकी फिर हमने, मुझे कोई तारीख नहीं याद अंदाज़न, लेकिन मार्च या अप्रैल में ना, हुँ, हम पाकिस्तान से निकले, वहाँ से कोयटा पहुँचे, कोयटा से फिर हम हुँ, हुँ, ज़हेदान ज़हेदान पहुँचने के बाद जब हम वहाँ लोगों से मिले जो वापस जा रहे थे, तो हमें एहसास हुआ कि हम तो कोई इतने मालदार नहीं हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो फिर हमने बजाय अपना उसका, ये हमने फ़ैसला किया कि हम में से एक आदमी दुबई चला जाए, एक रेफ़रेंस के साथ, हुँ, जहाँ उसको कोई जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जो मेरा हुँ, तीसरा दोस्त था वो दुबई वगैरह में उसकी सलामत थी। हुँ, हुँ, तो वो अब्दुल वाहिद साहब, उनको वो दुबई चले गए, थोड़े पैसे वो अपना हमें दे गए, और हम फिर वहाँ से पहुँचे तेहरान। हुँ, हुँ, तेहरान में हमने एक रात होटल में क़याम किया, और हुँ, उसके हुँ। बाद हमारा ये प्रोग्राम था कि हम यहाँ पे कुछ अर्सा क़याम करेंगे और कोई पैसे वगैरह जमा करने की कोशिश करेंगे। ते अच्छा, तो तेहरान मेरा जो तक आपका क़याम तेहरान में आपका क़याम से पहले मैं बताऊँ कि तारक अस्करी साहब जो हैं, बड़े खूबसूरत इंसान हैं, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, वो आपके लिए लिखते हैं, ग्रेट मैन परवेज़ साहिब। तारिक साहब आपका प्रोग्राम इस वक़्त देख रहे उनको हैं, तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया और आप कुछ कहना चाहें? आप उनको बहुत-बहुत मेरा सलाम अर्ज़ करें। मेरे वो मेहरबान हैं, मेरे ऊपर नहीं ज़बरदस्त। मेहरबान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब जी। इनका इनका ज़िक्र आएगा आगे, हम चलते हैं तेहरान से आगे। जी, तेहरान में फिर वो जो मेरा जो दूसरा दोस्त था ना असगर, वो कुछ हुँ, मैकेनिक टाइप के थे, वो ना घड़ियों का काम कर लेते थे, रेडियो का, तो उनको तो जॉब मिल गई। तो मुझे भी हुँ, हुँ, कहीं एक स्कूल था वहाँ पे, जहाँ पे फ्रेंच और वो इंग्लिश और वो जर्मन पढ़ाते थे। तो मुझे वहाँ हुँ, पे हुँ, जॉब मिल गई, लेकिन वो जॉब बड़ी कठिन थी कि मैंने वो स्टेंसिल वगैरह बनाने होते थे, यानी उसको, उनके जो होते हैं ना लेसन्स वगैरह होते हैं, तो वो हुँ, मतलब है हुँ, कि मैंने उनको बना के देने होते थे। तो वो पहले तो मैंने इंग्लिश के लेसन उनको बना के देने होते थे, वो मेरे लिए बड़ा आसान था। 3 तुमन हुँ, 1 हुँ, लेसन के था, 1 पेज का था। हुँ, हुँ, तो वो जो मालिक था वो बड़ा बड़ा खर्राट था, वो कहने लगा कि नहीं, अब मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि जर्मन 1 बनाया और फ्रांस का दूसरा बनाया, आपने जर्मन के भी बना के देने हैं। तो हुँ, वो हुँ, बिला मुझे हार माननी पड़ी, और फिर मैंने वो एक-एक क्लिक करके उसको मैंने वो भी बना के दिए। तो वहाँ से हमारे हुँ, पास हुँ, थोड़े से पैसे और जमा हो गए। फिर हम वहाँ से दूसरा हमने ये अपना अक्लमंदी कि हम
सफ़र डायरेक्ट तेहरान से हमने इस्तांबुल का नहीं किया, वो महंगा था। हमने रास्ते में सफ़र को रुक-रुक के छोटी-छोटी बसों में, छोटे-छोटे टोटो से किया। हम वहाँ से पहुँचे बाज़रगान, ये आखिरी शहर था ईरान का, और वहाँ से पहुँचे हम अर्ज़रूम। अर्ज़रूम में हमने एक रात स्टे किया। वहाँ से फिर हमने ट्रेन पकड़ी और हम पहुँचे इस्तांबुल। तो इस्तांबुल से फिर हमने ये समझा कि बस अब तो हम पहुँच गए हैं। वहाँ से टिकटें ली कोपेनहेगन की और ट्रेन में बैठ गए। तो जब हम ऑस्ट्रिया पहुँचे, तो उन दिनों में जर्मनी की पुलिस जो थी, जर्मन पुलिस जो थी, वो ऑस्ट्रिया में इमिग्रेशन पुलिस, वो ऑस्ट्रिया में होती, उनकी वो मुतय्यन थी कि लोगों को चेक करे, क्योंकि उन दिनों में लोग बहुत इमिग्रेंट बहुत आ रहे थे ना। तो उन्होंने हमें वो अपना पूछा कि कितने पैसे हैं, तो मेरे पास $109 या $117 थे एक दिन में। तो मेरे साथी के पास शायद उनके पास $150 था। तो उन्होंने हम दोनों को उतार दिया साल्जबर्ग पे स्टेशन के। उन्होंने कहा राउस, निकाल दिया बाहर। हम बाहर निकल के परेशान हैरान क्या करें। तो वहाँ पे एक कैंटीन थी सामने, उसमें एक टर्किश था, वो आदमी बूढ़ा सा। तो उसने हमें बुलाया कि कह रहे क्या बात है, क्योंकि वो शायद इन चीज़ों से वो वाकयात था, पहले भी ऐसे लोग आए थे वहाँ पे ना, इस तरह से उतारे होंगे। तो उसने हमें थोड़ी उल्टी टूटी फूटी जुबान में बताया कि यहाँ से फलां जगह जाओ, वहाँ पे एक हाइम कहते हैं वहाँ पे ना, पेंशन जिसको हम कहते हैं ना, जहाँ पे वो आप रात को सो सकते हैं, सुबह निकल जाएं। वो उसने हमें कहा कि वहाँ चले जाओ। तो वहाँ उसके वो 10 उनकी टर्किश, उनकी अपना ऑस्ट्रेलिया की वो करेंसी थी, मेरा नाम फ्रैंक, भूल गया। तो नहीं डच, मार्क तो नहीं थे? नहीं, उनकी अपनी कैसी, मुझे शायद याद आ जाए। वो बहुत मतलब सस्ती थी, 10 मार्क का, 10 उनका ये मतलब था कि तकरीबन 1.5 मार्क का उसका मतलब था तकरीबन। तो वहाँ पे हम आगे अपना डेरा जमाया और अपना फिर सोचना शुरू कर दिया हम दोनों ने कि अब क्या करें। आपने अपने ज़हन, हम पाकिस्तानी लोग जो है ना, हमारा दिमाग बहुत तेज़ होता है, हम प्लानिंग बहुत करते हैं, आराम से नहीं बैठते। 2 दिन हमने आराम से बैठ सोचा। फिर हमने ये तय किया कि हम जाएंगे स्टेशन पे, वहाँ पे और लोग ही उतरेंगे, तो उनसे हमदर्दी का इजहार करके तो उनसे पूछेंगे कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हों, और वो बेचारा परेशान तो हो गए जब उतारा जाएगा उसको, तो उसके साथ उसको ला के यहाँ पे उसको कुछ खिला पिला के, तो उसके साथ ये अपना प्लानिंग की जाए कि वो कुछ पैसे हमें दे और हम मिल के आगे सफ़र करें कोपेनहेगन। हमने इसी दौरान में पता कर लिया, ट्रैवल एजेंट के पास हम गए, घूमते फिरते थे ना, तो हमने पता कर लिया कि वो $79 टिकट थी साल्जबर्ग से कोपेनहेगन की सिंगल टिकट। ये हमने पहले पता कर लिया था। बाकी भी काफ़ी मामलात हुए, तो हमने ये मालूम कर लिया था। फिर वो हम जाते वहाँ पे उसी स्टेशन पे, तो वो हमें 2 भाई मिल गए, वो गुजरात के थे बेचारे। तो वो बिल्कुल वो रोने के हद तक पहुँचे हुए थे। उनसे बात की, तसल्ली दी, उनको हाई में लेके आए, कुछ खिलाया पिलाया। तो उनके पास मतलब वो दौलतमंद लोग थे, उनके वो भी इंग्लैंड में भी, डेनमार्क आ रहे थे? वो भी डेनमार्क आ रहे थे, तब लेकिन चलो, उनके क्या अजीज क्या लंदन उनका में भी नाम थे। बताना पसंद करेंगे? क्या उनका नाम बताना नहीं, पसंद मुझे करेंगे? ये 50 साल मुझे याद नहीं है। एक मरतबा उनसे अच्छा। मुलाकात मेरी हुई थी, कोई 30-35 साल पहले अचानक मुलाकात हुई थी दोनों भाइयों से। कोपेनहेगन में रहते हैं, वेस्टरफेले पे थे, वेस्टरफेले का घर था, लेकिन अब मुझे वो कोई याद नहीं है। सॉरी। तो उनको तसल्ली दी, उनको सारा मशवरा किया, उनको बताया कि ये हमारा प्लान है कि आप में से एक आदमी और हम में से एक आदमी ऐसे करेंगे। एक ये $79 टिकट है, और अपना आप हमें स्पॉन्सर करेंगे, पैसे देंगे, हम आपको कोपेनहेगन में जाके वापस कर देंगे। तो इस तरह हमारी कहानी बन गई। जब हम वो ट्रैवल एजेंट के पास टिकट लेने गए, तो उसका जो दूसरा साथी था, वो चाचाजाद भाई थे वो दोनों। तो वो दूसरा भाई वो रोने लग गया कि नहीं, मैंने यहाँ अकेले नहीं रहना। भाई को दूसरे को कहने लगा कि तू मुझे छोड़ के जा रहा है, ये है वो है, मैंने यहाँ अकेले नहीं रहना। फिर वो नया मसला खड़ा हो गया कि अगर 3 जाएंगे तो पैसे और कम हो जाएंगे। बहरहाल तय पाया कि भाई वो तीनों चले जाएंगे तो मैं इधर ही रहूँगा। तो फिर मैंने अपने पैसे अपने दोस्त को दे दिए, उन्होंने भी उसको पैसे दे दिए। तो फिर हम वहाँ से वाया फ्रैंकफर्ट हम लोग, और फिर वहाँ से कोपेनहेगन पहुँचे। वो तीनों पहुँचे।
तो मेरा जो दोस्त था उसने जो मुझसे पैसे लिए थे तकरीबन $100, वो उसने मुझे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मुझे वापस भेज दिए। अब मैं इस कोशिश में था कि मुझे कोई आदमी मिल जाए इसी तरह का कि मैं उसके साथ जा। इसी दौरान में कोई 2-3 आदमी थे, बिदर मरजान के वो थे, अपना शाह साहब अभी वो फौत हुए हैं, अब्दुल अजीज़ नाम था उनका, बड़े अच्छे इंसान थे, अभी फौत हुए हैं। अब्दुल अजीज साहब। जी शाह साहब ब्रॉन्डबी में रहते थे। तो वो उनको भी उन्होंने उतारा, उनसे मैंने फिर गुफ्तगू की, बात की, वो भी वही मसला था सारा, दोबारा नए सिरे से वो बात हुई। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, तो वो उनको तसल्ली दी, ट्रैवल एजेंट से टिकटें ली, तो उन्होंने ना कुछ पैसे मेरी जेब में डाल दिए। और हम जब कोपनहेगन में पहुंचे, तो कोपनहेगन पहुंचने के बाद वो लोग ना उनके तो लेने वाले उनको आए हुए थे। ये बशीर नज़मी है ना, बशीर नज़मी के वालिद साहब मोहम्मद अफजल साहब हैं, वो मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। तो वो अच्छा। बशीर नज़मी साहब उनको लेने आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा अपना शाह साहब ने कि तुसी कितने जाओगे? तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता कहाँ जाऊंगा। तो उन्होंने उनसे बात की अफजल साहब से कि भाई ये हमारा साथी है, कुलीग है, वो मुझे अपने साथ ले आए। हम लोग वो रहते थे ग्लोस्टो में हीरे ग्रैंडसन 58 पे, मुझे आज तक याद है मेरे, क्योंकि मेरे घर के नज़दीक ही है वो। उन्होंने मुझे बेचारों ने बहुत सपोर्ट की, जगह थोड़ी सी दे दी सोने के लिए, वहाँ मैं रहा, घूमा फिरा। तीसरे हफ्ते मुझे ना यहाँ से लेटर मिल गया एम्प्लॉयमेंट का। तो उसमें फिर ये होता था उन दोनों प्रोसीजर कि आप डेनमार्क से बाहर जाएंगे और कॉन्सुलेट में जाके वो लेटर जमा करवाएंगे और फिर आप वीज़ा लगवा देंगे, तो फिर आप यहाँ मतलब काम कर सकेंगे। तो उनसे मैंने बताया आके, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे पैसे दिए और म्यूनिख में एक रेफरेंस दिया कि आप वहाँ जाएं, क्योंकि उनके वहाँ मिलने वाला था बजाय हमबर्ग के। कहने लगा म्यूनिख में जाएं। फिर मैं वहाँ से म्यूनिख गया, उनके जो रेफरेंस था उसने मेरी बड़ी मदद की, छोटा मोटा जॉब मिल गया और वहाँ से 4 हफ्ते बाद वीज़ा लगा और फिर मैं मतलब कि अपना यानी डेनमार्क में आके तो मैंने काम शुरू कर दिया। ये सबसे तो पहला तकरीबन काम अगस्त में। आप पहले तो ये बताइएगा कि ये पूरे प्रोसेस में जब आप पाकिस्तान से निकले और जब आप दोबारा कोपेनहेगन में वीजा लेके आ गए, तो कितना अरसा लगा आपको? तकरीबन 4.5 महीने 4 महीने तकरीबन, मैंने अगस्त में काम शुरू किया था और अब वहाँ से तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि हम मार्च या अप्रैल में निकले थे वहाँ लाहौर से, तकरीबन इतना मुझे याद है। जी जी। यानी 4 साढ़े 4 माह के बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंचे। पहले आप तेहरान में आपने हाँ अपना पैसे बनाए थोड़े हाँ से जेब हाँ पूजा। फिर हाँ आप हाँ आगे जी हाँ जी हाँ जी मुख्तलिफ स्टे, छोटे छोटे स्टे करते हुए ऑस्ट्रिया में कुछ जी जी अरसा जी रहे और हाँ जी उसके हाँ। बाद चले 3 हफ्ते यहाँ मैं पहुंच गए आप। ऑस्ट्रेलिया में मैं 3 हफ्ते मैं अकेला था। तो मेरा ये अच्छा, रूटीन थी और कि ऑस्ट्रिया की एक दिलचस्प बात ये भी रही कि मुसाफिर बजाय आप लोगों से पैसे लेके यहाँ पे आते, आपने अपने पैसे उनको दे दिए ताकि वो जो जरूरतमंद है वो पहले पहुंच जाए, फिर बाद में आ पाए। जी ऐसे जी जी जी, ये बड़ी क्योंकि अच्छी। भाई वो यही था ना कि एक अंधा था, एक लंगड़ा था ना, तो वही बात थी ना वही बात थी ना। सही है। सही। जी हाँ जी हाँ। चले अब आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप डेनमार्क में आ गए और सबसे पहला आपको क्या यहाँ पे काम मिला, क्या जॉब मिली, सबसे पहला काम जो आपने किया? जॉब मुझे बड़ी अच्छी मिली, एक वर्कशॉप था जहाँ पे बड़ी हैवी मशीनरी, वो उनको मतलब कि आप उनकी सर्विस करनी और उनको धोना मशीनों को, मतलब जैसे वो अपना, और मैं वो वहाँ पे कोई 8-10 मैकेनिक थे और मैं उन सब का हम्म। अफसर था, मैं उनका सबका असिस्टेंट था, उनका सबका असिस्टेंट। किसी ने मतलब जो भी काम छोटा मोटा कराना है तो उसने मुझे दे देना है कि मशीन को धोना है, वो वहाँ बाहर बड़ा प्लांट लगा हुआ था धोने का, तो मशीनें आई हम्म। हैं गंदी हैं, बहुत हैवी मशीनरी वहाँ पे आती थी। तो ये मेरा कौन सी एक जगह पे था? ये काम था, ये अल्बर्ट में था, हेस्टेड वांग नंबर 11। ये ओके। हेस्टेड नंबर 11 में था। अब वो जगह उन्होंने डिमोलिश कर दी है। और वहाँ हम्म। अपना ये था कि यानी मेरा दूसरा जो काम था उनके उसके अलावा वो था अपना पेंटिंग, मशीनों को पेंट हम्म। करना। जो अच्छा। मैकेनिक उनकी रिपेयर वगैरह करके तो वो तैयार कर देते थे, तो फिर उन हैवी मशीनरी को मैंने पेंट करना होता था। ये मेरा जॉब हम्म। था। तो मुझसे जो नहीं पहले तो था वो, आप, हाँ जी। जी जी,
तो वो मैंने मतलब है कि वहाँ मैंने 9.5 साल काम किया है। ओके। अच्छा, ये जी। बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको किस रेफ़रेंस से आप इस जॉब पे पहुँचे? और दूसरा, आपने जब आप डेनमार्क में आ गए तो आपने सबसे पहले, एक तो था कि वो जो एयरपोर्ट पे अपने भाई को लेने आए हुए थे, वो भी आपको साथ ले गए। उसके उसके अलावा आपकी रिहाइश का फिर कैसे इंतज़ाम हुआ बाद में? जी, रिहाइश रिहाइश जो थी ना मेरी, जब मैंने हुँ, जॉब शुरू कर दी इस बड़ी अपना ये हुँ, वर्कशॉप में, वो मेरे भाई हुँ, मुझे नहीं हुँ, मिले यहाँ पे आके ना, वो बहुत बाद में मुझे मिले। वो खुद बेचारे तंग थे, बेलारूस में रहते थे, लेकिन मुझे नहीं मिले हुँ, वो बाद में ना। तो जिनके पास में आया था वो बेचारे कहने लगे कि भई हमारी वो थे उन दिनों में ना ये होते थे डेरे। तो इस उस डेरे हुँ, में पहले से 40-50 लोग मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भई आपको अपनी खुद ढूँढनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि उतनी आपका बहुत शुक्रिया। फिर मैंने सुबह 8:30 से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी वो जॉब था अपना 8 से 5 तक था मेरा जॉब। तो उसके हुँ, हुँ, बाद मैं ग्लोस्टोक स्टेशन पे टेलीफ़ोन बूथ उन दिनों में टेलीफ़ोन बूथ लगे हुए थे हर जगह-जगह ना। आप हुँ, जानते हो हुँ। डिब्बा सा होता है हाँ, ना? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। ग्लोस्टोक स्टेशन पे जो डिब्बा था टेलीफ़ोन बॉक्स का, तो उसमें जब आखिरी ट्रेन वहाँ से रात को 12-11 बजे गुज़र जाती, तो मैं उसके अंदर जाके नीचे अखबार बिछा के तो मैं सो जाता था। और सुबह साढ़े 4-5 बजे जब 5 बजे पहली ट्रेन आती तो उठ के तो वहाँ से अपना जाना और टॉयलेट में जाके अपना फ़ार्ग होके शेव शूव करके तो वहाँ से पैदल मैंने काम पे आ जाना। 3 दिन मैंने इस तरह गुज़ारे। तो मेरी तो आँखें उबल गईं। यानी आपका कहना है कि डेनमार्क के जैसे सर्द मौसम में जहाँ पे है, रात को बहुत सर्द हो जाता है, चाहे समर हो चाहे विंटर, आप 3 दिन हुँ। टेलीफ़ोन बूथ के अंदर सोए, वो भी स्टेशन के ऊपर जो टेलीफ़ोन बूथ होता है। ओफ जी, अमेज़िंग! जी। जी, जी। मेरे अच्छा। मेरे मेरे पास मतलब कि ओवरकोट था, बड़ा मोटा ओवरकोट था। हुँ, तो वो आधा आधा धड़ जो है ना वो नीचे और टाँगें ऊपर करके नीचे अखबार बिछा के तो मैंने 3 दिन गुज़ारे। लेकिन मेरी आँखें जो थी ना वो बिल्कुल उबल गईं। काम सुबह दिन भर काम। तो मैंने अपना फ़ोरमैन से बात की, तो वो कहने लगे कोई मसला नहीं है। वो मुझे अपना यहाँ पे अल्पस्टोन ये रॉस्किले वाई पे एक मोटल है, वो मुझे वहाँ उन्होंने फ़ोन हुँ, किया कि ऐसे-ऐसे वो मुझे वहाँ ले गए और वहाँ पे उन्होंने मुझे कमरा दिलवा दिया। वो था 80 क्राउन पर डे। तो हुँ, वो हुँ, उन्होंने मुझे कहने लगे कि आपकी जो पे बनती है, तनख्वाह जो बनती है 1 दिन की, वो 120 क्राउन है। उनका बड़ा अच्छा हुँ, रेट था। हुँ, उन तो आप अपना 80 करोड़ या इसको दें, ये रहने के दें, 40 करोड़ में आपका बड़ा अच्छा गुज़ारा हो जाएगा। उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा कि भई ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे तो वो तोते उड़ गए कि मैंने कहा ये क्या? बहरहाल हुँ, हुँ, मैंने रात गुज़ारी हुँ, और दूसरे दिन फिर मुझे एक रेफ़रेंस से टास्टो में एक डेरा था। हुँ, हुँ। वहाँ पे किसी ने रेफ़र किया, वो टास्टो में बड़े अच्छे लोग थे वो। वहाँ पे उन्होंने वो कहा कि आप कौन-कौन वहाँ थे उस चले डेरे जाइए। में? नहीं, मुझे अब याद नहीं है, बहुत 50 साल पुरानी हुँ, बात है, मुझे याद नहीं है। हुँ, तो हुँ, वो ट्रांसटॉप सिटी 2 के पास ही जो फ्लैट थे, वहाँ पे था उनका मकान। उसमें भी हुँ, हुँ, 25-30 लोग थे। तो वहाँ हुँ, हुँ, मुझे गया मैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया और अपना हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि जी, जो ये सारे लोग जहाँ सोते हैं, आप सो जाएँ। तो फिर हुँ, मेरी रूटीन मैं वहाँ 2 हफ़्ते रहा हूँ उनके साथ। वहाँ हुँ, मेरी हुँ, रूटीन ये थी कि जब रात को सब लोग सो जाते, सोना क्या था वो मतलब भई वो अपने एक वो नीचे ही उन्होंने सबने सोना होता था मिल-मिल के ना। हुँ, हुँ, तो मैं जहाँ वो उनका वो था ना ड्योढ़ी जो थी जिसमें सारे जूतियाँ रखी होती थी, रात को हुँ, 11 बजे साढ़े 11 बजे जब सब सो गए हैं, जूतियाँ सारी उठाई, जगह साफ़ की और वहाँ पे मैं अपनी वो अखबार बिछा के, कोट बिछा के मैं वहाँ सोता था। तो 2 हफ़्ते मैंने वहाँ गुज़ारे। तो फिर मुझे अचानक अपना अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे अज़ीज़ शाह साहब फिर मिल गए, स्टेशन पे मिल गए। अच्छा, अच्छा जी, जी। भोंसले वाले। तो वो जी हाँ, ब्रोनबी वाले जो मेरे साथ आए थे। हुँ, हुँ, उन्होंने पूछा क्या हाल-चाल है? कैसे हो? मैंने बताया, मैंने कहा ये हाल है मेरा। तो वो उन दिनों में एक अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे मलिक रियाज़ हैं, वो बिदर मरजान हुँ, के हुँ, हैं। तो हुँ, उनकी अपनी रिहाइश थी यहाँ पे इधर अपना वैसे फल्के हुस्न में या इधर कहीं उनकी अपनी रिहाइश थी। फिसकर हुस्न में उन्होंने अपनी रिहाइश किराए पे ली हुई थी कि
उनका ये हम्म, प्लान था कि उनके भाई ने भी आना है। ये 70s की बात है ना, तो उनके भाई हम्म, ने था, तो उन्होंने उसके लिए वो 69 में खुद आए थे ना, उनके जो अपना अपना है तो वो हम्म, शाह साहब उनके साथ रहते थे, क्योंकि शाह साहब उनके गांव के मतलब एक तरह की मोतबर शख्सियत थी, तो हम्म, इसलिए उन्होंने अपना उनको अपने पास रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि आप सामान लेके तो फलां एड्रेस पे आ जाएं। तो फिर मैं वहाँ जब गया हूँ तो उन्होंने अपना शाह साहब ने उनको कहा, मलिक रियाज से कहा कि भाई ये परवेज़ है और ये आज से हमारे साथ रहेगा। हम्म। तो तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि इन्होंने उससे पहले नहीं पूछा था। तो अच्छा। बेचारा वो कहले, हाँ मुझे क्योंकि तब फ़ौरन एहसास हो गया कि उन्होंने इससे नहीं पूछा हम्म, था। तो फिर वो उसने कहा जी ठीक है, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट हम्म। करते थे ना वो ज़रा। तो वो फिर उसके बाद मुझे रिहाइश की तकलीफ नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिहाइश की तकलीफ नहीं हुई मुझे। ये इब्तदाई ये दौर था। ये इब्तदाई दौर आप इतनी तकालीफ देख चुके थे, लेकिन बहरहाल इस वक्त अल्बर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। स्लूंड में आए। अल्बर्ट स्लूंड के अंदर ही से आपको जो है हमारे और आपके चाहने वाले हैं इमरान राजा, अल्लाह ताला ने इनको सेहत तंदुरुस्ती अता की है। वो कहते हैं माशाल्लाह अंकल परवेज और अदील भाई गुड प्रोग्राम। उसके अलावा वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अंकल परवेज को सलामत रखे, बहुत प्यारी शख्सियत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी तरह साथ में वो आमीन ये भी कहते हैं कि हाँ, मैं दो तीन पढ़ दूं कमेंट्स लोगों के, फिर हम उस पर तबसरा भी जी। साथ में जारी रखेंगे। वो साथ में ये कहते हैं इस पे कि ये जो ओल्ड हैं ये बड़े गोल्ड लोग हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि दुआओं की दुआ की दरख्वास्त भी दरख्वास्त उन्होंने है। की है। अच्छा, और साथ में अल्लाह ताला हमारे जो क्या उनको खुश कहते रखे। स्वीडन से चौधरी जो हैं हमारे तौकीर अहमद राई साहब हैं, वो बड़े अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो साथ साथ हम लेते माशाल्लाह जाएंगे मैसेज। माशाल्लाह इमरान माशाल्लाह। राजा साहब से आपकी मुलाकात है? जी 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 जी, मेरे वो मतलब है कि अपना बहुत मुझे अजीज़ हैं। मैंने उनको 4-5 मरतबा फ़ोन किया है। मुझे पता चला था कि वो तकलीफ़ में हैं, हम्म, उनकी कोरोना का कोई उनको था। मैंने उनको उनको हम्म, कहें कि 4-5 मरतबा मैंने उनको फ़ोन किया है, लेकिन उन्होंने नहीं हम्म, उठाया पिछले दिनों में ना। तो मुझे हम्म, किसी से पता चला था कि वो बीमार हैं। हम्म। जी जी। चलें, इनके उनको इनको पहचान। आपने इसलिए कह दिया कि आपका और हम मेरी तरफ से आनेर उनका हाल भी पूछ लिया हमने इसी बहाने से, और उनके लिए जी जी। दुआ भी की। अब ये अल्लाह ताला बताइएगा आपको कि सलामत आपने रखे। जैसे आमीन सुम आमीन, जैसे कि आपने बताया कि एक मुश्किल सफर था जिसके जरिए यूं करते हुए 4 माह का एक तवील अरसा आपने गुजारा, फिर आपको अपनी मंजिल डेनमार्क में मिली, और यहाँ पे भी आके कोई आगे फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि तकालीफ हाँ। आपने देखी जबरदस्त किस्म की, और आखिरकार आपको एक ठिकाना मिल गया शाह साहब और बिल्कुल मलक रियाज साहब की वसातत से। मुझे ये बिल्कुल मुझे बताइए कि जो पहला आपका ऐसा दोस्त जो डेनमार्क में बना और जबरदस्त बना और आज तक आपका दोस्त है, अवाइल में जो आपका दोस्त था। मुझे वो जो अपना अफजल साहब थे ना, इनके अपना बशीर साहब, बशीर नज़मी के वालिद साहब, इनसे मुझे बहुत मतलब है अपना लगाव रहा। मुलाकात नहीं हुई, हम्म, मुलाकात सालों नहीं हुई, लेकिन वो मेरे मोहसिन थे, और अब भी वो माशाल्लाह उनसे मुलाकात हो तो बड़े मतलब है वो अच्छी तरह मिलते हैं। ये मेरे शुरू की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो हम्म, हम्म, दोस्ती के मामले में मैं बहुत ही मतलब है कि कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं दोस्त बनाना मुझे कोई नहीं, इतना नहीं होता। मेरे अभी तक इतने 50 साल में कुछ 4-5-6 फैमिलियाँ होंगी। तो इंडिविजुअल मेरा कोई दोस्त नहीं है अलहदा में, लेकिन वही फैमिली वाले ही हैं 2-4। अपना जावेद लेकिन मियाँ साहब हैं, राय साहब। मैं जिससे भी मिला, हर कोई आपकी तारीफ करता नजर आया मुझे, और आपके किरदार की और आपकी, मुझे तो हर शख्स ही आपका दोस्त नजर आया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हम्म, आपका। वो मतलब है कि बाद में जिन लोगों से भी तारुफ हुआ, असल में हम्म, अब ये एक जंप हो जाएगा कि क्योंकि मैंने 90 तकरीबन 92-93 में ना, या 80 के आखिर में मैंने अपना अपने आप को बहुत एक्टिव किया पॉलिटिक्स में। तो ये हम्म, उस जरा उस वसासत से लोगों से वास्ता रहा। तो हम्म, वो मुझे शायद उस हवाले से जानते होंगे। ये हम्म। लेकिन ये बात की बात अच्छा, है। जब आप यहाँ पे आए तो 70s का जमाना था,
आपको, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुआशरे से आए, तो यहाँ पे आके एक गैर मुस्लिम मुआशरे में क्या परेशानी आपने देखी? स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि हलाल गोश्त के हवाले से और हलाल और हराम के खाने की तमीज़ के हवाले से। हाँ, ये बड़ा मसला था। ये मैं जिनके साथ रहता था, तो उनमें मतलब हमारे पास छोटा-सा किचन भी था और उसमें हम लोग ज़्यादातर आलू, मछली और मतलब है हुँ, कि यही 2 चीज़ें पकाते थे, 2 चीज़ें या एक आध मर्तबा ऐसा हुआ कि ये जो कुछ देहात में लोग रहते थे हमारे पाकिस्तानी दूर-दराज़ में, तो वो कहीं से हुँ, वो मुर्ग़ाबी या इस तरह का कोई ले आते थे वो हमारे लिए भी। तो हुँ, वो हुँ, हम गोश्त भी खा लेते थे, लेकिन आम तौर पे मछली और हुँ, हुँ, आलू और मटर, उन दिनों में सब्जियाँ यही चीज़ें भी इतनी दस्तयाब नहीं थी, उन दिनों में नहीं थी, ये हुँ। बाद में सब मिलने लग गया। तो ये हम बस इन्हीं पे था हमारा गुज़ारा, यही चीज़ें थी, बाकी कुछ नहीं। तो ये हलाल गोश्त की दुकानें कब यहाँ पे फिर खुलना शुरू हुईं? हलाल गोश्त तकरीबन 80 के शुरू में ही शुरू हो गया था, लेकिन हुँ, हुँ, वो मतलब है कोई गारंटी नहीं थी कि ये हलाल है भी कि नहीं, लेकिन वो चलता रहा। फिर तकरीबन अपना मेरा ख़्याल है कि 90 या 80 के आखिर में विक्टोरिया गैदे में इन्होंने दुकान जो लगाई थी अपना, मुझे नाम भूल गया उनका, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो वो उन्होंने विक्टोरिया हलाल गेट में गोश्त विक्टोरिया असलम साहब ने दुकान। असलम नहीं थे, असलम विक्टोरिया वो तो थे ट्रैवल एजेंट थे ना, आप हुँ, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा। ये हुँ, उसी लाइन में उनकी दुकान थी, गोश्त की दुकान थी। ये मुझे नाम भूल गया उनका, फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। वो दुकान काफ़ी आमीन। साथी थे उनमें, वो पार्टनर थे उनमें काफ़ी सारे। तो वहाँ हुँ, से फिर हम गोश्त लेते थे। फिर बाद में काफ़ी सहूलत हो गई है, फिर विक्टोरिया गैदे में, बल्कि ईस्ट गैदे में एक टर्किश थी, उसकी दुकान बहुत अच्छी थी। वो बहुत तुर्की, बहुत बहुत मुख़लिस आदमी था। तो उसका ये था कि उसको हम घर से टेलीफ़ोन कर देते कि भाई इतने किलो हुँ, का एक अपना बकरा हमारे लिए बना के आप रख दें। तो वो जाते तो हुँ। वो उसने सारा तैयार करके रखा होता था। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा 4-5 साल। तो उसके बाद तो मुख्तलिफ जगहों पे दुकानें बन गईं, बहुत सारी दुकानें बन मस्जिद गईं। मस्जिद के हवाले से क्या परेशानी थी जब शुरू में आप आए तो? मसाजिद थी? मसाजिद हमारा इस्लामी कल्चर सेंटर था इस पे जो कोपेनहेगन में ना, वो हमारा सबसे पहले। उन दिनों में वो उन दिनों में था। तो मतलब है कि उसमें परेशानी कोई नहीं थी। हुँ, परेशानी कोई नहीं थी, ये था कि हम कोई फ़िरका, कोई गिरोहबंदी, कोई ये वगैरह हुँ, मसला नहीं था। अब ये हमारे क्या नाम है उनका, जो अफ़गानिस्तान में अफ़गानी हैं हमारे, वो जो अफ़गानिस्तान के डॉक्टर सदर भी रहे, डॉक्टर डॉक्टर मुजद्दिदी साहब। मुजद्दिदी साहब के वालिद साहब, अच्छा। उनके वालिद, वो वहाँ पे इमाम हुँ, थे उन दिनों में। तो हुँ, उनकी जो बाद इमामत में में हमने अफ़गानिस्तान के सदर नमाज़ें, बने। जी, 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 बाद में बने वो। तो उनकी इमामत में हम नमाज़ पढ़ते रहे हैं। फिर वो इदरीस साहब आए, फिर वो उसके बाद वो माहौल बदलता रहा। तो मस्जिद की प्रॉब्लम यही थी कि दूर थी मस्जिद, घर से नज़दीक नहीं थी। लेकिन हुँ, बाद में जगह-जगह मस्जिदें बन गईं और फिर मस्जिदों ने हमें बाँट भी दिया। और जब उसके बाद मस्जिदों के जो बाँटने के बाद जो कसर जो बाकी रह गई थी, वो जो सियासी पार्टियाँ बनी, उन्होंने हमें मज़ीद बाँट दिया। बस ये इस तरह ही हुँ। मामला चलता रहा तब से। एक्चुअली यही और यही बढ़ते यही जा मैं रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि आप लोग शुरू में आए पाकिस्तानी, और आपने ज़िक्र किया कि डेरों का कॉन्सेप्ट था। डेरों का कॉन्सेप्ट मतलब कि 40-40 लोग आप मिलके इकट्ठे रहा करते जी, थे। कहीं पे 10-20 जी। छड़े सारे इकट्ठे हुए, एक-दूसरे का दुःख-दर्द भी बाँट रहे हैं, इकट्ठे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये फिर ये एकदम से ये डिफरेंशिएशन सियासी जमातें और दूसरी जमातें यहाँ पे कैसे आईं? ये जब हमारा पेट भर गया ना, हम ज़रा थोड़े-से फ़ारुल बाल हुए ना, तो फिर हमें हुँ, देखा हमने कि हमारे दाएँ कौन है, हमारे बाएँ कौन है, और ये तो छोटा है, ये फलाँ ज़ात का है, ये फलाँ ज़ात का है। तो फिर मतलब है कि अपना किसी ने दौलत के बलबूते पे, किसी ने अपना घर के अफ़राद के बलबूते पे, ये हमें तफ़रीक पैदा हुई। लेकिन इसमें जो ये बात चली है, ये तकरीबन 73 के बाद से, 73-74 हुँ, में। उन दिनों हुँ, हम लोगों की शादियाँ शुरू हुई, हम लोगों के रिश्ते पाकिस्तान में बड़े अच्छे-अच्छे लोगों के रिश्ते हुए। और जब वो रिश्ते, उनकी बीवियाँ हमारी यहाँ पे आईं,
तो वो लोग, हुँ, वो दोस्त जो भाइयों की तरह आपस में रहते थे, उनमें हुँ, ज़बरदस्त नाराज़गी और ज़बरदस्त ना वो अलहदगी हो गई। तो बहरहाल उसमें हुँ, बेशुमार बातें थी कि हुँ, फिर हुँ, हम इकट्ठे नहीं रह सके, फिर हम इकट्ठे नहीं रह सके। और हुँ, एक हुँ, और चीज़ जो हमें अलहदगी की बायस बायस ने हमें बनाया, ये था कि हम लोग जब ज़्यादा कुछ अपना सेटल हो गए, अपना माली तौर पे भी और दूसरे हर तरह से, तो फिर हमें ये एहसास हुआ कि मेरे पास तालीम नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास दौलत तो है। तो फिर वो हुँ, मतलब है कि दौलत के बलबूते पे अपने आप को अपना ज़रा सामने हुँ, लाने की कोशिश कर दी, शुरू कर दिया। मैं आपको छोटी-सी मिसाल दूँगा कि ये होता जैसे देखें ना, अगर मैं आपके पास एक मसला लेके आया हूँ कि भई अदील साहब, हुँ, ये मेरा मसला है, प्लीज़ आप इसको ज़रा इसमें ना हल इसमें आप मुझे मशवरा दें। अब अगर हुँ, आप ना, मैं बल्कि इसको उलट करूँगा कि आप मेरे पास एक मसला लेके आए हैं आई गेस कि भई अंकल परवेज़ कि आप भई ये मेरा मसला है, इसको हल करें। तो मैं चूँकि एक इंतहाई एक छोटे से घराने से हूँ, कोई मेरी वैल्यू नहीं है, तो मैंने अपने दोस्तों में अपनी इज़्ज़त, अपना आप कद ऊँचा करने के लिए, जैसे ही आप मुझसे बात करके गए हैं, तो बजाय इसके कि मैं आपकी बात को एक अमानत समझते हुए उसको सँभाल के रखूँ, मैंने टेलीफ़ोन उठाया और 4 दोस्तों को कर दिया, "ओ यार, वो अदील आया सी और रोंदा पिया सी मेरे कोल आके, ते ਉਹ ਤੇ हुँ, बड़ा ही हुँ, परेशान सी, मैं ਉਹਨੂੰ ਇਹ कि इंज कर लै।" अच्छा, और जब वो बात आपने सुनी है, तो आपने 4 गालियाँ तो मुझे दी होंगी, और फिर हुँ, वो इस तरह से, ये सबसे बड़ा ये मैंने देखा है, हम में बद-एतमादी और एक दूसरे से दूर होने का, कि हमने एतमाद खो दिया अपना, अपने लोगों का एतमाद खो दिया, कि हमने दूसरे की मदद करने की बजाय उसको, उस बात को अपनी इज़्ज़त का ज़रिया बनाने की कोशिश की। ये मेरा मुशाहिदा हुँ, है, ये 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में ये बात बहुत थी। और तभी से हम लोग हुँ, मतलब है कि बँट गए हैं, बहुत बँट गए हैं अपने आपस में। फिर वो हुँ, रही सी कसर कुछ मस्जिदों ने पूरी कर दी, कुछ सियासी पार्टी ने पूरी कर दी, जो कि बदतरीन अपना मैं समझता हूँ हुँ। कि हमारे लिए है, जो अपना सियासी पार्टियाँ, मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ। और बल्कि एक बात शायद मैं आपको अर्ज़ करूँ तो मुमकिन है मुझे बहुत से लोग मुझे बुरा कहेंगे कि मैं शुरू से पाकिस्तान से इमाम बुलाने के हक़ में नहीं रहा। हुँ, मैंने हुँ, कभी भी नहीं, मेरे साथी थे आज से हुँ, हुँ, 30 साल पहले, 40 साल पहले, उनसे हमेशा मेरा ये इख्तिलाफ रहा कि आप इंग्लैंड से बुला लें, उन दिनों में इंग्लैंड में बड़े अपना इदारे थे, अब भी हैं, हुँ, तो आप पाकिस्तान से इमाम मत बुलाएँ, वो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं करते। हम अब जिस उम्र को पहुँच चुके हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को ज़रूरत है दीन की, समझने की, हुँ, सीखने की, और अपने मसाइल के बारे में किसी से बात करने की। तो पाकिस्तान से आए हुए जो अपना हज़रात हैं, अपना मौलवी हज़रात, वो हमारा मसला हल नहीं कर सकते। ये मतलब है, ये एक तो ज़िमनी सी बात हो गई। चलिए मैं इसमें कुछ कमेंट्स के साथ में लूँ हमारे शाह साहब हैं सैयद खालिद रज़ा गिलानी साहब वो कहते हैं कि अच्छे प्रोग्राम की तारीफ़ के साथ-साथ माशाअल्लाह, वो कहते हैं कि माशाअल्लाह। वो आपसे जो हैं वो मिले हैं और आपको एक इंतहाई मोहब्बत करने वाला उन्होंने इंसान पाया बहुत है। शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। आप बहुत और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, उनका वो नवाज़। आप उनको जानते होंगे आबिद गिलानी साहब थे किसी ज़माने में और उसके बाद वो यहाँ पे थे, वो ये उनके ये रिलेटिव मुनव्वर ये शाह हमारे साहब के भाई हैं। मुनव्वर शाह ये साहब गिलानी अपने के भाई हैं उनके। हुँ, और ये क्या कहते हैं अपने वो हैं क्या नाम है इनका बेला ट्रैवल वाले मेरे ज़हन से नाम निकल गया है। नहीं, मियाँ साहब लॉर्ड्स उनके लॉर्ड्स ट्रैवल, लॉर्ड्स नहीं 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 लॉर्ड्स नहीं नहीं ट्रैवल। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये दूसरे हैं आप उनसे मिक्स कर रहे हैं। एनी हाउ मैं आपको अच्छा, दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारे दो जी, जी। प्रोग्राम में इमरान राजा साहब ने दोबारा कहा है कि आपकी बातें जो है ना बिल्कुल सीधी-सीधी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन है आप और बातें भी आप सीधी ही कर रहे हैं। और राजा साहब भी साथ में प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं, लव पाकिस्तान मूवमेंट के उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। वो कह रहे हैं कि माशाअल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आमीन, चल रहा है। अल्लाह। मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे ना एक्चुअली हम 2 चीज़ें होती हैं, परवेज़ साहब आप बड़े हैं। जी, जी। एक है कुछ चीज़ों ने हमें डिवाइड किया और नेगेटिविटी लाई जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उन्होंने हमें डिवाइड किया। लेकिन बिल्कुल।
इंसानी जिबिल्लत नहीं है कि जब वो उसका पेट भी भरता है तो वो अपने जो है ख़्याल लोगों के साथ मिल बैठना पसंद करता है और वो खाना पसंद करता है जो उसके कल्चर का हिस्सा है, वो बोली बोलना पसंद करता है जो उसके सारे दोस्त बोलते हैं। तो इस लिहाज से बहुत सी समाजी तंज़ीमें भी यहाँ पे वजूद में आईं। जैसे पाकिस्तान सोसाइटी उस वक़्त वजूद में आई, तो जो पाक समाजी सोसाइटियाँ थी, पहले तो मुझे ये बताएँ कि 70s में सबसे पहले कौन-सी वजूद में आई? और उनमें से आप उनका किरदार कैसे देखते हैं, जो जो पाकिस्तान डेज़ मनाने के लिए और इस्लामी अक़दार मनाने के लिए यहाँ पे वजूद में आई? असल में मैं इन सोसाइटियों से बिल्कुल लाताल्लुक़ रहा। मुझे कोई मेरा हुँ, अपना था हुँ। कि बस जॉब पे, जॉब से घर। तो अपना हुँ। वलैद साहब हैं, चौधरी वलैद साहब, मेरे बड़े हुँ, हुँ। अज़ीज़ दोस्त हैं, बड़े मेहरबान हैं। तो उनसे हुँ, उन्होंने हुँ। एक तो मरतबा जो उनकी पाकिस्तान सोसाइटी जो थी, तो उन्होंने 2-3 मरतबा मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि भई आप आया करें, हम दफ़्तर में ये है, वो है, इस तरह। तो फिर मैं एक मरतबा जब उनके कहने पे गया, तो फिर मैं उनका अपना गर्विदा हो गया और फिर मैं अच्छा। उनके साथ ना हाँ, नहीं वो बड़े अच्छे मतलब उनकी गुफ्तगू जो है ना वो कमाल की है। ये ये बात है, कमाल की ये है। बात है। हाँ, कमाल की गुफ्तगू है। तो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने मुझे ना वो खींच लिया और फिर मैंने पाकिस्तान सोसाइटी में तकरीबन पता नहीं 4, 5, 6 साल, 7 साल काम किया होगा। तो हुँ, हुँ। बड़े अच्छे इंसान हैं। तो उनके बारे में मैं ये कहा करता हूँ कि कहूँगा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं सीखा। ये ये आपकी ज़रा-नवाज़ी है बड़े चले नहीं, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए 2 कमेंट क्योंकि आपके बड़े बिल्कुल। अच्छे दोस्त हैं वो बीच में प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जावेद अराई साहिब ओह! और वो आपके माशाअल्लाह, बारे में कह माशाअल्लाह, रहे हैं कि माशाअल्लाह, परवेज़ साहब इज़ द माशाअल्लाह, ग्रेट मैन उन्होंने जनाब माशाअल्लाह। थम्स अप नहीं, दी। नहीं, नहीं, ये मेरे बड़े मतलब मेरे ये छोटे भाई हैं मेरे। अब ये 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 देखें कि रात के इस पहर लोगों का आपको स्क्रीन पे देख के कितना प्यार है लोगों के हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं इस वक़्त आपके साथ। नहीं, नहीं, ये अ, जावेद साहब ना मेरे मतलब जावेद साहब हैं, अपना मियाँ हफ़ीज़ हुँ, साहब हैं और ये मियाँ मुनीर साहब हैं, ये सब मेरे छोटे हुँ, भाई हैं, ये तीनों मेरे छोटे भाई हैं। मुलाकात 6 हुँ, महीने ना हो, साल भर ना हो, 2 साल ना हो, ये बात की बात है। हुँ, लेकिन ये मेरे बिल्कुल मुझे भाइयों की तरह अज़ीज़ हैं, कम से कम हुँ, ये जी, जी। हुँ। आगे हाँ चलने जी। से पहले राजा इफ्तिखार साहब का एक कमेंट ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं डेनमार्क को छोड़ के जा रहा हूँ तो लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी में के लोगों को एप्रिशिएट करता हूँ। आगे चलते हैं आपने जो है वो बात की कि आप खुद भी पाकिस्तान सोसाइटी का हिस्सा रहे और 4 साल आपने चौधरी वलायत साहब के साथ भी काम किया। आप हाँ, मुझे 4-5 साल। ये बताइएगा कि उस वक़्त जो पाकिस्तान से जो खबरों का सिलसिला था, वो सैटेलाइट टीवी भी नहीं हुआ करते थे और उस तरह से कोई वो कैसे था आप तक खबरें कैसे आती थी पाकिस्तान की देश की खबरें और यहाँ पे रसाइल और जराइद और रसाले और मैगज़ीन कैसे थे? यहाँ पे एक अपना अपना ज़ुल्फ़िकार साहब थे हमारे अल्लाह ताला उनको अपना खैरियत से रखे। तो उनका आमीन। रिसाला था वक़ार। वो हुँ, हुँ। बहुत मुतहर्रिक थे इस मामले में और फिर हुँ, मुख़्तलिफ़ रसाइल आए अपना इसमें शाहीन था इनका अपना ख्वाजा आसिफ़ आसिफ ख्वाजा साहब। आसिफ़ साहब का था। जी हाँ, जी हाँ और अपना वो एक साहिल था। तो ये रिसाले मालूमात का ज़रिया रहे शुरू-शुरू में। तो फिर ये हुँ, 90 की हुँ। दहाई में तो वो टीवी वगैरह शुरू हो गया था तकरीबन सही है। 90 की दहाई में हुँ, जियो जियो ये जो भी था, पीटीवी जो भी शुरू हो गया था लंदन से। तो वो एक हुँ। ज़रिया बन गया था अपना उसका लेकिन लेकिन वो बड़े हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। हुँ। अच्छा जी, सारी जी। चीज़ें आपकी जैसे आपने कहा कि रहने को जगह मिली जो है वो आपका पेट भी भरना शुरू हुआ, दोस्तों को भी देखा। तो फिर वापस शादी के लिए पाकिस्तान गए या यहाँ से ही किसी ख़ानदान में शादी का आपको ऑफ़र आई है क्या? और इसके साथ मैं 2 क्वेश्चन जो है वो साथ में जोड़ता चलूँ कि ख़ानदान में शादी की वालिदैन के कहने पे या कोई मोहब्बत कोई दास्ताँ कोई छोड़ आए थे जिसको मुकम्मल किया? नहीं, नहीं, बहुत सादी-सी बात है, बहुत सादी-सी बात है। हम 74 में हुँ, मैं, मेरा हफ़ीज़ साहब मेरे जो छोटे भाई हैं, हम लोग बाय रोड हुँ, पाकिस्तान गए थे।
तो अच्छा। मतलब है कि वो जी बाई रोड पाकिस्तान गए, तो उसमें ये हमें फ़ायदा हुआ कि वहाँ हमें ज़्यादा रहने का टाइम मिल गया, पाकिस्तान रहने का ना, हम्म। तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 हफ्ते। तो उन दिनों में वो मेरे वालिदैन जो थे, उन्होंने अपना ज़रा वो उसमें ना था कि बस काका तुम कितने जाने हैं, तो बस ये है वो है। तो मेरी वालिदा ने अपना जो देखा, तो जब उनको पसंद आया तो मुझे उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है। कहने लगी लड़की उसकी मैं तस्वीर ला दूं, मैंने कहा जी नहीं, मुझे तस्वीर नहीं चाहिए, आपने देख लिया है, मुझे मंजूर है। मशरकी लड़के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही तरह से। हाँ 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 सही। हाँ, मैं अभी भी शर्मा जाता हूँ। यानी ये इस बात से आप शर्मा गए हैं कि मशरकी लड़का आज भी आपको कहा जाए, या वैसे? जमाना अच्छा, बहुत आगे मैं निकल गया है। हाँ, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे कमेंट दिया है इमरान राजा साहब ने कि वो उस वक्त वतन न्यूज अंकल अमानत साहब का भी था। चलें, हम जी इसको जी भी जी ऐड जी कर जी लेते हैं। जी, सॉरी 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 सॉरी, हम्म। मैं भूल गया था। अमानत अली साहब चले बहुत आ, एक्टिव थे। हम्म। अच्छा, जब अगर ये एक्टिव से मुझे याद है, अगर मैं 5 पाकिस्तानियों के या 7-8 पाकिस्तानियों के नाम पूछूं जो जिन्होंने उस वक्त सोसाइटी को लीड करने में या उनके लिए सहूलतें पैदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो कौन थे? उसमें मतलब मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि बिना वलायत साहब बहुत एक्टिव थे। उनके साथ उनका जो हम्म। पूरा ग्रुप था, मुझे अब नाम, मतलब एक ख्वाजा आसिफ साहब थे, मियाँ हफीज साहब थे, हम्म। अम, 3-4-5 लोग थे। अपना क्या हम्म। नाम है, ये लोग बड़े मुतहरक थे। अपना तारिक असफी साहब जो थे, इनकी अपनी तंजीम थी, तो ये हम्म। भी मुतहरक थे। तो हम्म। और भी तंजीमें थीं, लेकिन मेरे जहन में नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान सोसाइटी का, मुझे ना उनके साथ में अटैच रहा हूँ, तो वो मुझे अंदाज़ा है उनका। वो काफ़ी उन्होंने अपना पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उन्होंने काफ़ी मतलब काम भी किया। तंजीमों को अपना उनको इकट्ठा करना और वो फेस्ट वगैरह करने, नौरो बरो जैसे इतने बड़े हाल को भरना, पाकिस्तान से बड़े बड़े हम्म। आला लोगों को बुलाना। हमारी जो अपना अपना है क्या ना, अपना उनका जो सिंध की जो बड़ी गुलकारा है माशाल्लाह, वो है, भूल गया हूँ नाम। मेहदी हसन साहब भी आए थे यहाँ पे, उनके हम्म। हमने उनको बुलाया था। अपना क्या है, अपने वो गुलकारा जो है, जो बड़ा सिंधी, आपको तो याद होना शाजिया चाहिए। खुश। नहीं 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 नहीं, किसका नाम क्योंकि ले मैं रहे हैं आप? आपके आपके वक्त के इस गुलकारा को मैं तो नहीं जान सकता, हर जे कहते वैसे ही हाँ, नहीं 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 नहीं, वो अभी भी है। अभी उनका वो बड़ा मशहूर गाना है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं, अच्छा, नाहिद, नायाब क्या हैं। नाम है? नहीं नाहिद, नहीं 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 क्या नहीं नाम नहीं है? नहीं यार, तायरा सईद। नहीं 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 नहीं, मुझे अंदाजा सिंध की थी ना, मतलब मोटी भारी हम्म। सी है मतलब। तो मतलब इनको हमने बड़े हम्म। बड़े अच्छे ये गुलकार लिखा बुलाए है हुए हैं। इन्होंने जनाब, आपदा परवीन। हाँ, आपदा परवीन। आपदा परवीन ये यहाँ देखें। पे आई थी, ये माशाल्लाह इन्होंने अपना मतलब बड़ा बड़ा अच्छा शुक्र था राजा दोनों। साहब, राजा साहब आपका शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। राजा इफ्तिखार साहब, शुक्रिया आपका। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये अब तो ये मतलब है कि बड़े बड़े अच्छे हम्म। फनकार जो हैं, उनको हमने यहाँ पे हम्म। बुलाया रखा, और उनकी बड़ी अच्छी उनकी खातरतवाजी हुई, और बड़ा अच्छे प्रोग्राम यहाँ हम्म। पे हुए। नौरो बड़ो हाल जो है वो पूरा भरा होता था, पूरा भरा होता हम्म। था राजा। जी जी, ये अच्छा, ना मैं 1980 की बात है। ये बताएं कि उस वक्त का डेनमार्क, उस वक्त का कोपेनहेगन और आज के कोपेनहेगन में क्या फर्क है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त जब आप लोग आए तो उस वक्त डेनमार्क में ये अमारत नहीं थी। डेनमार्क भी एक आम सतही से मुल्कों की तरह था। यहाँ फिसके छो से आगे किसी किस्म की आबादी नहीं हुआ करती थी, और एक नॉर्मल सा मुल्क था। और आप लोगों ने, गेस्ट जो वर्कर आए थे, इन लोगों ने मिलकर इसको बिल्ड किया। इसमें कहाँ तक सच्चाई भी है? ये बिल्कुल हकीकत है कि जब मैं मतलब ये आप बिल्कुल ठीक है, फिश के चौक से आगे ये सारी इतनी गंदी जगह थी सारी। और मैं तो हम्म। शुरू में मैं 50 साल मैंने यहीं पे रहा हूँ, मैं अल्बर्ट में मैं ही रहा हूँ। मैं यहाँ से बाहर हम्म। एक तो महीने कुछ थोड़े देर के लिए रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा रहायश मेरी यहीं रही है। तो ये हम्म। एक छोटा सा टाउन था, 15-10 हज़ार से ज़्यादा इसकी आबादी नहीं थी 70 में, और अब यहाँ की हम्म। मतलब तकरीबन 30 से ऊपर है।
तो ये बहुत महदूद था। मोटरवे आप गए हैं, मोटरवे तो कोई थे ही नहीं, कहीं आप 2 किलोमीटर मोटरवे है, कहीं 4 किलोमीटर मोटरवे है। तो ये यहाँ पे उन दिनों में काम का ये आलम था कि जो प्राइवेट थे ना कंपनियां, वो उनके पास जो गैर मुल्की काम करते थे तो वो उनको तरजीह देते थे, और जो डैनिश थे वो उनको कहते थे कि आप अगर वो उन्होंने कोई बात की है तो वो उनकी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि गैर मुल्की जो थे ना वो नॉन स्टॉप 24 घंटे वो था, उनका यही आलम था कि जी हम उसी तरह पे काम करेंगे। वो हम लोग बहुत मेहनती लोग बहुत थे। मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ। जब मैं वो वर्कशॉप में था तो मेरा फोरमैन मेरे पास आया और कहने लगा कि वो बहुत बड़ा एक वो था, अपना कंप्रेसर था, मशीन थी। तो वो उसने मुझे आगे कहा कि वो अपने ये कंप्रेसर जो है ये हमने सुबह हेल्सिंगबर्ग जो अपना शिप यार्ड था उनको पहुंचाना है, तो प्लीज़ आप इसको मुकम्मल करें। तो मैंने 22 घंटे 22 घंटे नॉन स्टॉप काम किया। उसको मैंने वो सारा उसको ग्राइंड करना, उसको अपना पेंट करना और ये और वो, तो 22 घंटे मैंने काम किया। अब ये एक डैनिश नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डैनिशों को तो ये आलम था ना, जैसा कि बाद में हमने भी यही सीख लिया कि भाई 9 to 4 ख़त्म, हमने ओवर टाइम नहीं करना। लेकिन उन दिनों में हमारा मेहनती होना ये बहुत बड़ी एक मतलब हमारी कामयाबी की निशानी थी। और अच्छे लोग थे हम, जॉब देने वाले भी अच्छे थे और हम लोग भी काम करने वाले थे। हालांकि नॉन टेक्निकल थे सब लोग, लेकिन फिर भी हमारे लिए काम की मुश्किलात नहीं थी। ये काम की मुश्किलात पैदा हुई हैं तकरीबन 80 के शुरू में, 85 के शुरू में तकरीबन पैदा हुई हैं। और इसकी बेशुमार वजूहत है, सियासी वजूहत ज़्यादा हैं और हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं इसमें, दोनों बातें हैं। चले, लेकिन कहने का ये भी एक मसला, ये जो मुझे समझ आ रही है कि जो हमारे गेस्ट वर्कर थे, उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया कि जिससे डैनिश खुद यहाँ के रहने वाले नहीं कर सकते थे। तो वो हमारे जो पहली जनरेशन यहाँ पे आई, उन्होंने ना सिर्फ क्या कहते हैं हमारे लिए आसानियां पैदा की, बल्कि डैनिश मुआशरे को भी बिल्ड किया। ये बड़ा अहम चीज़ है जो बिल्कुल, मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था। यहाँ पे हमारे बिल्कुल। परवेज साहब के साथ मैंने हज किया हुआ है, मेरे हज के साथी ओह हैं जुवेद हराई माशाल्लाह! साहब ने। जुवेद साहब इन्होंने आपके हज मेरे का जो है वो बहुत इनसे अजीज़ हैं। हाँ, माशाल्लाह, ऐसे माशाल्लाह, बहुत मेरे अजीज़, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे। हाँ जी। तो ये मुझे हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी है कि हम, क्योंकि आधी रात को ये प्रोग्राम हमने प्लान किया, वो सुबह जब एक प्राइम टाइम था उससे हट के, तो अभी भी लोग बड़े इन हिमाक के साथ आपकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे आगे चलूंगा ये यहाँ पे कि मुझे ये बताइएगा कि डेनमार्क में तो एक मैं कह सकता हूँ कि जो टेलीफोन बूथ के अंदर सोना, ये आपका एक कर्बनाक जो है वो यादें हो सकती है। इसके अलावा भी कोई जी, जी। कर्बनाक सा वाक़या आपकी ज़िंदगी में गुज़रा यहाँ पे डेनमार्क में? नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी अता फ़रमाई, अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी अता फ़रमाई, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मतलब है कि वो मैं अपना ये मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि कोई ऐसा मसला मैं जब देखता हूँ सामने मेरे आ जाए, कोई अखबार पढ़ ली, देख लिया, तो फिर उसके बारे में मैं सोचने बैठ जाता हूँ कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों होना नहीं होना चाहिए था। तो यही एक बात थी जिसकी वजह से मैं सियासत में मैं अपना उस मैंने अपना दखल लेना शुरू किया कि ये जो अखबारें हुँ, हमारे हुँ, खिलाफ लिखती हैं, ये जो सियासतदान के हमारे खिलाफ ये बक-बक करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत बयानी है। तो मेरे एक अजीब-सा मामला है कि मेरे जहाँ-जहाँ मैंने काम किया है डीएफडीएस में और एफडीबी में, तो वहाँ पे अक्सर मतलब है कि मैंने बहुत खुले माहौल में काम किया है। कभी किसी को ये नहीं हुँ, कहा हुँ, कि आप रासिस्ट हैं और ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। हुँ, हुँ, तनकीद मैंने उनसे मतलब है अपना बैठ के उनसे मतलब हर मामले पे बात करना। लेकिन मुझे ये था कि इन लोगों को जब आप जवाब देते हैं, इनसे बात करते हैं, तो आप इनसे लॉजिक से बात करेंगे। हमको ये नहीं कहेंगे कि मैं ये कहता हूँ तो इसलिए ये ठीक है, नहीं। आप इनको लॉजिक से बात करेंगे, दलील से बात करेंगे, तो वो फिर लाजवाब होंगे या सोचेंगे कि ये जो कह रहा है ये सही है या गलत है। अगर आप अब जैसे एक आम सी बात है कि
अब मतलब शायद मैं मौजू से थोड़ा-सा हट रहा हूँ कि यहाँ पे हमसे हुँ, ये हुँ। सबसे पहले पूछा जाता था कि आप 4 हुँ, शादी हुँ। क्यों करते हैं? आप सूअर क्यों नहीं खाते? आप शराब क्यों नहीं हुँ, पीते? हुँ। हुँ, हुँ। तो जब बहुत पहले शुरू में जब 70 में बिल्कुल शुरू-शुरू में जब मैंने अपने जो वही पाकिस्तानी अंदाज़ में उनको समझाने की कोशिश की, तो वो मुझ पे हँस के चुप कर गए। नहीं, 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 हुँ, ये हुँ। क्या बात हुई? मेरे ज़हन में तजस्सुस था कि मैं मतलब है कि इस मामले को ज़रा लॉजिकली पेश करूँ। अल्लाह हुँ, ताला हुँ। ने तौफ़ीक दी, अच्छे लोग मिले, उनसे बातचीत हुई। फिर वो जब उस मसले को मैंने तीनों मसाइल पे मैंने सैर हासिल मैंने हुँ, हुँ। जब नॉलेज हासिल कर लिया, तो फिर मेरा ये होता था कि मैं उनको बुला के मैं कहता कि आओ मुझसे बात करो कि हम 4 हुँ, शादी हुँ। क्यों करते हैं? हम सूअर क्यों नहीं खाते? हम शराब क्यों नहीं पीते? या आप मुझसे बात करो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी मुझे डैन शो ने मुसलमान बनाया और डैन शो ने ही मुझे मुतहर्रिक किया सियासत में, नहीं तो मैं भी आम लोगों की तरह अपना कहीं गुमशुदा होता शायद। अच्छा, डैनिश डैनिश तो सियासत में। डैनिश सोसाइटी ने डैनिश कोलीग जो थे मेरे, उन्होंने जो हुँ, तनकीद करते थे या डैनिश अखबार में हुँ, जो पढ़ता था, क्योंकि जॉब पे हुँ, बैठे हैं तो वहाँ तो अखबारें आती हैं, ये एक्स्ट्रा ब्लेडेड के हुँ, थ्रू, तो उनकी जो मैं उनको हुँ, थोड़ी बहुत पढ़ना आता था, तो मैं उनमें देखता था ना हुँ, जो नेगेटिव हमारे बारे में, खास तौर हुँ, पे ये 85 में ना हुँ। ये एक्स्ट्रा ब्लेडेड ने हमारी बहुत मट्टी पलीत की। इसने सारे गुजरात के मामलात जो थे ना बड़े अपने नुमाइंदे भेजे वहाँ पे लोगों के जो महल ये थे 85 में हुआ। तकरीबन 85 86 में तकरीबन जी हुँ, हाँ, उन दिनों की बात है ये। इन्होंने हमारी इसने एक्स्ट्रा ब्लेड ने मेरी बहुत मट्टी पलीत की। मैं एक बात भूल जाऊँ, मैं आपको ना एक बात दिखाना चाहता हूँ कि हुँ, ये जो था ना एक्स्ट्रा ब्लेड हुँ, ये मैं बड़े गौर से पढ़ता था इसको ना पूरा हमेशा मैं गौर से पढ़ता था और हुँ, इसकी एक-एक बात में मतलब ये होती थी मेरे कि क्या लिख रहा है बड़े तनकीदी अंदाज से। हुँ, तो ये मेरे हुँ। पास अखबार है, ये है 11 जुलाई 1996 अच्छा, 11 उस जुलाई वक़्त की की है। संभाल के रखी है। इसमें हुँ, हुँ, जी, इसमें जो ख़ास बात है कि इसके जो फ्रंट पेज है ना, जो फ्रंट पेज जो हुँ, है, हुँ, तो उसपे जो तारीख़ लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है बुध 11 जुलाई हुँ, 1996। ठीक अंदर है। जो उसकी तारीख लिखी हुई है वो लिखी हुई है जुमेरात 11 जून 1996 यानी हुँ, हुँ। उसी सफ़ा ये एक ही सफ़ा है। तो ये अच्छा, प्रिंटिंग अच्छा। उनकी गलती है उनकी ना। तो मुझे हुँ, बड़ा हुँ, मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने उसी वक़्त अपना इनको इनका इनका वो था एडिटर था बेंट फेल्बर्ट हुँ, था इनका। बड़ा हुँ। वो मतलब बड़ा वो बदमाश अ किस्म का था। बड़ा वो डाँटा था बड़ा वो अ, डाँटा था जो यानी आप रेसिस्ट कहने से कतरा रहे हैं कि रेसिज़्म नहीं था। नहीं मैं मैं मैंने मैंने वो मतलब है मैं अपना फिर मुझे एकदम ना मुझे मैंने जाके ना मैंने अखबार देखी उसके बाद मैंने वो अपना जॉब हुँ, मैं जॉब पे था, तो हुँ, मैंने हुँ, उसको फ़ोन हुँ, किया हुँ, अपना एक्स्ट्रा ब्लेड को, हुँ, हुँ, तो मैंने हुँ, हुँ। 3-4 मरतबा फ़ोन किया तब जाके मेरा कॉल मिली, तो मैंने उसको कहा कि मैंने बेनिफिट से बात नहीं है, आपकी तस्वीर गायब हो गई है। हेलो, हेलो, हेलो? मेरी आवाज़ आपको आ रही? जी, जी आ रही है, जी आ अच्छा, रही है, जी आ रही है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इससे पहले कि थोड़ा मैं 2-4 कमेंट्स क्योंकि बड़े अहम हैं, वो मैं लेना चाहूँगा। मेरे साथ शफ़ीक साहब हैं, हाजी शफ़ीक राय साहब जो हैं। पहले तो उन्होंने जी, सबको जी, सलाम जी, जी। भेजा, फिर उसके वालेकुम बाद अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम की मुबारकबाद दी माशाअल्लाह, कि बड़ा अच्छा उनको पसंद आया। फिर उन्होंने कहा आपके माशाअल्लाह, हवाले से माशाअल्लाह, बड़ा है। कहा कि परवेज़ साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे इंसान हैं। अच्छा अभी अल्लाह ताला ये आप उनके लिए कमेंट्स बता दें, फिर मैं आपका एक और प्यारा-सा दोस्त मिलाता हूँ। जी, जी। इसके साथ हमारे हैं तजम्मुल रशीद साहब, बड़े अ, नहीं, नहीं, त तजम्मुल रशीद साहब के जो ससुर हैं, वो हाँ, यहाँ पे आया करते थे 70s में, मुझे उनका हुँ, नाम हुँ, भूल गया। तो वो हमारे हुँ, बहुत मेहरबान थे, इनके ससुर। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, फिर मतलब है कि ये जब मैं सियालकोट में गया, पाकिस्तान में जब गया,
मैं सियालकोट भी गया, लाहौर में गया, उनसे मिला, मुझे नाम उनका भूल गया है अचानक। तो वो मतलब है कि ये तब से मतलब है कि मुझे इनसे मेरी अपना अपना वाक़फ़ियत है। इनके इनके जो ससुर थे ना, मुझे नाम निकल गया, ज़हन से निकल गया उनके। बड़े कमाल के आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो। चले, मैंने कहा चले प्रोग्राम के इस हिस्से में जो थोड़ा-सा ब्रेक के लिहाज से जो नहीं, लोग नहीं, नहीं, इतनी नहीं, हिमाक से नहीं, सुन नहीं, रहे नहीं। हैं उनको भी शामिल मैं करें। जी, तो जी, मैं जी, जी। आप वहाँ सॉरी बीटी अगर के जो हैं उनसे जी, हम इसको वाइंड अप करेंगे जल्दी से। तो हम वो एक्स्ट्रा बीटी ब्लड के जो है ना हाँ, जी, सॉरी जी, एक्स्ट्रा ब्रेक उसको एक्स्ट्रा ब्लड जी 2 सेकंड में 2 सेकंड में। तो मैंने हुँ, 3-4 मरतबा फ़ोन किया, तब उसने मुझे वो मिला, हुँ, बेंट फेल्बर्ट से मुझे मिला। तो मैंने उसको बड़े हुँ, गुस्से से कहा, मैंने कहा, "तो आज की अखबार का देखा है, पहला सफ़ा और आखिरी सफ़ा दूसरे सफ़े पे क्या डेट लिखी हुई है तुमने? क्या हमाकत है ये? हुँ, मतलब है कि ये तो तुम लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हो और आज हुँ, हमारे अल्लाह ने, हमारे गॉड ने तुम्हें हुँ, तुम्हारा मज़ाक उड़ा दिया है।" तो वो बस वो कह के हुँ, ना नो, 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 थक थक कर दो, थैंक यू करके ना उसने बंद कर दिया। हुँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह हुँ। याद है कि मुझे वो सारा दिन मेरा बड़ी खुशी में गुज़रा कि मैंने एक कि वो अखबार एक जो हमारी गलतियाँ ढूँढता था, उसने एक खुद बहुत बड़ा हाँ, ब्लेंडर मारा। अच्छा, ब्लेंडर तजम्मुल मारा। रशीद मेरे साहब कह पास रहे हैं, जो आप नाम बोल रहे हैं, वो इकबाल थे, उनका नाम जो है ससुर का जो बिल्कुल। इकबाल साहब। जी, 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 जी। बड़े अच्छा ज़िंदा-दिल इंसान थे। हाँ जी, हाँ जी। हम आगे चलते हैं। जी, जी। अब ये बताइएगा क्योंकि जैसे हमने आपकी शादी के हवाले से भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान में जहाँ पे मशरकी लड़कों की तरह चुपचाप जहाँ पे वो क्या कहते हैं वालिदा ने कहा वहाँ पे शादी कर ली। कितने बच्चे हैं आपके और किस उम्र के हैं? डेनमार्क की सोसाइटी में वो क्या कर रहे हैं इस वक़्त? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा। अच्छा। सबसे बड़ी बेटी जो है वो माशाल्लाह वो अपना रहती हैं इंग्लैंड में रहती हैं, ब्रिस्टल में। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी उनकी खाला के घर। तो वो हुँ, हुँ। माशाल्लाह उनके जो बच्चे हैं, वो छोटे भाई लगते हैं उनके ना। वो हुँ, हुँ। माशाल्लाह क्योंकि उनकी शादी हो गई थी अच्छा। तकरीबन 16 साल की उम्र में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हुँ, हुँ। अपना वो इंग्लैंड में रहती हैं। उससे जो छोटी मेरी बेटी हैं उनका नाम मरीम है, बड़ी बेटी का नाम आयशा है। हुँ, छोटी का नाम हुँ, हुँ। मरीम है। वो अपना उनके जो हस्बैंड जो हैं वो आई सर्जन हैं और वो खुद जो हुँ, हैं हुँ। वो अपना ट्रांसलेशन छोल के हैं। हुँ, ट्रांसलेशन हुँ। छोल के वहाँ कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से। और जो मेरी ठीक। तीसरी बेटी हैं वो स्कूल टीचर हैं। हुँ। यहाँ से कोपेनहेगन ये पता नहीं कौन सा वो है अपना हेरलिप के पास ही है, वो एक सेमिनारियम है वहाँ हुँ, से। हुँ। और जो बरखुरदार हैं फारूक साहब, तो उन्होंने अपना ये कोपेनहेगन में उन्होंने कोई इंटरनेशनल कोर्स शुरू किया था 1 साल का। 1 साल करने के बाद उनको ये जो कंपनी है ना एल गैंटन, हुँ, हुँ। इसने उनको खींच लिया, ऐसा पकड़ा कि वो तालीम से भाग गया। अच्छा। तो उसका मुझे दुःख है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन एल गैंटन वाले जो थे ना उसके जो शेफ़ थे वो उसको वो उन्होंने डाढ़े थे। ऐसा लालच दिया, ये वो डाँटे थे, बहुत लालच दिया। अब ये देख लें कि वो जब 21 साल का था, तो हुँ। उसको उन्होंने वो बना दिया अपना लीज़ा सुपरवाइज़र बना दिया। हुँ, हुँ। उसको ऑफ़र की और उन दिनों में उसको 22,000 उन्होंने उसको ऑफ़र किया। घर पे आया बड़े हुँ, हुँ। खुशी-खुशी, हमने उसको डाँट दिया कि ये हम नहीं मानते। आप पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे। हम आपका हर खर्चा, आपकी गाड़ी लेके देंगे, पेट्रोल का खर्चा देंगे, आपका तमाम खर्चा देंगे, लेकिन आपने काम नहीं करना। लेकिन फिर वो ज़रा ना हमने देखा कि वो लेकिन चलें ये तालीम तो से भागने लगा। हम जी, यहाँ पे अब्बास अल्हम्दुलिल्लाह रिज़वी अपना उसने साहब अब्बास रिज़वी साहब आपको जॉइन कर चुके हैं। वो जी, कह रहे हैं केडीएएस के नाम से उन्होंने कुछ लिखा है। मैं इसको एक्चुअली समझ नहीं पाया, शायद आपके किसी नहीं मुझे नहीं पता, कमेंट से। वो अच्छा मुझे वो नहीं जो पता। लेयर सेमिनार का आप कह रहे थे ना उसका उसका वो पूरा वो बता रहे हैं। तो अच्छा, अच्छा अच्छा। हम को नाम लेव समनारिम जी हाँ। जी, लेव तो समनारिम है ना ये बेलारूस के उस कहीं उम, है ये स्कॉ उम, स्कॉ स्कॉ नहीं, नहीं ये मुझे ज़हन में उम नहीं मेरे आ रहा मगर चले हम एक्चुअली ठीक भी है। टॉपिक से थोड़ा हट जाएँगे। मैं एक्चुअली इस तरफ आ रहा जी, था कि पूछने का मकसद ये था कि जी, आपके जी। बच्चों को जो परवान चढ़ा रहे थे और इस लेके आ रहे थे, डेनमार्क के मुआशरे में आपको क्या चैलेंजेस रहे? ओह! ये
आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने अपने बच्चों को स्कूल के जो भी तालीम थी, जो वहाँ पे जब वो घर आते थे, तो जब मेरी बच्ची या मेरा बच्चा दरवाजे से घर में दाखिल हुआ है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता था कि आज इसका दिन कैसा गुजरा है। किस लिहाज से वो अंदर आया, किस लिहाज से उसने बस्ता फेंका है, किस लिहाज से उसने सलाम दुआ की है। तो फिर हमें पूरा अंदाजा हो जाता था कि आज के साथ इसने ये नाराज और है तो यकीन क्यों है। जाने कि आजकल हम भी इसी इसी दौर से गुजर रहे हैं और ये चीजें एग्जैक्टली हम बेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली, और ये मैं सीखना भी चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, ये मतलब है कि हमारा ये हम दोनों का ये था कि फिर हमने ये हम्म नहीं कि उनको फ़ौरन बैठा लिया और ये क्या हुआ है। हम्म फिर ये होता है कि उनके साथ बैठना, खाना-पीना, अच्छा आज आपका कैसा रहा माहौल? सुबह आपका मैथमेटिक्स का पीरियड था, उसमें फलाँ टीचर था, फिर आपका हिस्ट्री का पीरियड था, फलाँ टीचर था। तो इसमें आहिस्ता-आहिस्ता तो यकदम उसने कहीं न किसी मौज़ू जगह पे आके ना, तो उसने वो हम्म कह देना कि वो मतलब उसका उसके बारे में उसने बोल देना या क्लास के किसी दोस्त से उसकी हम्म मुलाकात या वो दोस्ती से वो खराब हुई है या कोई टीचर ने कुछ कहा है, तो वो फ़ौरन वहीं पे उसने ना कहीं अंदाज़ा हो जाना हमें कि एक बात क्या हुई है, किस बात पे ये हम्म अपना मतलब है कि इस तरह से है। तो फिर ये होता था कि बाज़ हम्म औक़ात जब ये कुवैत की जंग हुई है ना, कुवैत में जब हम्म 92 में, तो उन दिनों में यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इनका तरीक़ाकार है अपना स्कूलों में कि जो भी दुनिया का माहौल, जो दुनिया में बड़ा वाक़या होता है, तो स्कूलों हम्म में पहली जमात से लेके 9वीं 10वीं तक उस मौज़ू पे बातचीत होती है, मज़मून लिखाए जाते हैं, पहली जमात से लेके उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो उन दिनों हम्म में 92 में ये जब जंग हुई है, तो वो कुवैत के बारे में वो उनकी डिबेट हो रही थी। मेरी जो बच्ची है ना मरियम, वो 7वीं क्लास में थी। तो वो हम्म जब आती घर में तो बड़ी वो गुस्से में होती थी। तो उसने जब हम्म हमने उससे कुरेदा ज़रा मुख्तलिफ तरीके से तो पता चला कि जो टीचर जो था, वो थोड़ा मुतअस्सिबाना बातें करता था। तो हम्म फिर दूसरे दिन मैं स्कूल पहुँच गया, स्कूल जाके मैंने उसको कहा कि भई ये आपको ये हक इख्तियार नहीं है इस तरह का, अगर आप मेरी बात को नहीं समझते तो मैं जा रहा हूँ, स्कूल इंस्पेक्टर के पास हम्म जा रहा हूँ। तो उसको मैंने ज़रा सख्ती से मैंने उससे कहा, तो उसने कहा कि नहीं, हम्म मतलब है कि मैंने दानिस्ता ये बात नहीं की, हो सकता है मुझसे ये हो गया हो। क्योंकि क्लास में हम्म ओपन डिबेट होती थी उनकी ना, तो वो ज़रा हम्म गैर मुनासिब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता था। तो ये एक इस तरह का माहौल रहा और फिर हम लोग ये हम्म भी देखते थे कि अब बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रही है आपको मैं क्या-क्या बताऊँ? मेरा ख्याल है ये मुझसे करती है, यानी कि आपने इन चैलेंजेस रहे आपको इस मुआशरे के अंदर बहुत तो। मामले, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे एहसास होता है कि हमने मतलब एक काफ़ी बेहतर हद पे उनको हल किया है। स्कूल जब आपका बच्चा जाता है तो वो दूसरी या तीसरी में उसके लिए स्विमिंग जो है वो लाज़मी हम्म होती है। उसने लाज़मी हम्म जाना है स्विमिंग में, लेकिन हम्म स्विमिंग ऐसा मज़मून है कि यानी उसका इम्तिहान हम्म नहीं लिया जाता, लेकिन वो हम्म लाज़मी मज़मून है आपकी तालीम का। हम्म तो उन दिनों में इनका यही रिवाज था कि नंगे जा रहे हैं और नंगे आ रहे हैं। तो जब हमें उन्होंने कहा कि जी अब आपकी बच्ची ने, मेरी जो बड़ी बच्ची थी आयशा, कि अब उसने स्विमिंग करनी है, हम्म तो हम जाके टीचर से मिले। तो उससे कहा कि भई हम्म ये ऐसा बातचीत है, ये मतलब इस तरह से है। तो उसने कहा कि जो इदवात टीचर है ना, इदवात की स्पोर्ट्स की जो टीचर है, उससे बात करती। मैं हम्म उससे बात उसने बुलाया, तो उसने कहा कि क्या आपका क्या मसला? हमने कहा कि हमारा बच्चा इस माहौल में नहीं जा सकता। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम्म ये मज़मून लाज़मी है और इसमें मतलब है कि आप मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ कि आपका जो बच्ची है या बच्चा है, वो 10 मिनट पहले स्विमिंग पूल में चला जाएगा, नहा के अकेला, और 10 मिनट हम्म पहले वापस आ जाएगा अकेला। तो हम्म और यही मामला था कि जिम्नास्टिक जब होती है कि जब वो जिम्नास्टिक का पीरियड होता है, तो हम्म यही पीरियड उनमें उन्होंने कहा कि टीचर ने कहा कि मैं उनको अपना जो मेरा वॉशरूम है, जिस कमरे में मैं नहाती हूँ, ये वो कमरा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने उनको हल किया था, मतलब है कि ये बहुत बड़े चैलेंज थे। ये मसला बहुत लंबा है, मैं किसी आप यानी कि मिलेंगे तो मैं बात करूँगा। ये इस पे हम एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि डेनमार्क के हाँ, अंदर हाँ, बिल्कुल, इस्लामी बिल्कुल, नहज बिल्कुल। पे बच्चों की तरबियत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस मुआशरे के अंदर जहाँ जी, पे जी, जी, जी। आज़ादाना चीज़ें हैं स्विमिंग के लिहाज से,
और जी। स्पीकिंग पे लिहाज से। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आगे क्वेश्चन के, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं, अब्बास रिजवी साहब भी कमेंट्स कर रहे हैं और शफीक साहब ने तो हद ही कर दी। वो कहते हैं कि मैं सोच सके पूरा प्रोग्राम तो नहीं सुन सका, लेकिन आप दोनों की ज़ियारत हो गई, यही उनका भी है। बहुत और मेहरबानी, बहुत इसी मेहरबानी। तरह अब बच्चों की तरबियत के हवाले से जुवैद साहब ने कहा कि माशाल्लाह आपकी जो बातचीत है वो बड़ी ग्रेट है। जी, जी। आगे बढ़ते हैं कि हाँ। मुख्तसर मैं जवाब चाहूँगा, बहुत लंबे, क्योंकि हम तो अपने टाइम से भी आगे चले गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक खुशी क्या है? खुशी की क्या तारीफ़ है आपके नज़दीक? खुशी की तारीफ़ खुशी की तारीफ़ ये है कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो आपसे कितना खुश हैं। वाह! ज़बरदस्त। मैं एक और ही जुमले में आपका एक दूसरी तारीफ़ इसकी ये है कि हुँ, आप अपने माहौल में कितना खुश हैं। हुँ, ये दोनों हुँ, दोनों चीज़ें हुँ, हैं, हुँ, हुँ, दोनों चीज़ें हैं सही। इसमें। ज़बरदस्त। स्कूल के हवाले से बात करें तो इफ्तिखार राजा साहब कहते हैं कि हमारे साथ भी इसी तरह के जो हैं मामलात पेश आए, जो आपको चैलेंजेस पेश आए हैं और हमने भी रिफ्यूज़ किया। और इसी तरह शफीक साहब दोबारा लिखते हैं, जुवैद साहब ग्रेट लोग, ग्रेट बातचीत। तो खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है कि मियाँ मुनीर साहब भी आपको सुन रहे हैं और मियाँ मुनीर साहब ने भी थम्स अप जो है ओए वो होए! दिया है। माशाअल्लाह। कि तो इस वक़्त हाँ, काफ़ी नहीं, जो नहीं। है हाँ, आपके आपकी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, और सीखने को काफ़ी, मेरे जैसे इंसान को सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। अब मुझे, जैसे ये आपकी खुशी की तारीफ़ मैंने पहले मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ सुनी है। लेकिन आपने जो बात की है कि खुशी की असल तारीफ़ ये है कि आपसे आपके इर्द-गिर्द के लोग कितने खुश हैं, बहुत खूबसूरत जो है। अच्छा, डेनमार्क में कुछ हमने तल्ख़ तजुर्बों की और चीज़ों की तो बात की है जो आपके साथ बीते यहाँ पे। कोई एक खुशगवार लम्हा ऐसा जो आपको सारी उम्र याद रहेगा, वो ख़ास लम्हा डेनमार्क के हवाले से, खुशी का खुशगवार सा लम्हा? वही था जो मैंने बेंट फेल्बर्ट को जो मैंने उनको धमकाया था। ठीक। इसमें हाँ, मुझे याद आ गया, लेकिन मैं आपसे अब मुझे आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा 5 मिनट। चलें, चलें, अब क्या हाँ, कहते हैं, जो क्योंकि इतने इन्हमाक से आपके चाहने वाले देख रहे हैं, तो अब सुनते हैं हाँ, आपसे ये बात। 98 मई में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया है ना, तो हुँ, वो मैं जब घर पे आया तो मैंने टीवी ऑन किया, तो उसके टेक्स्ट हुँ, टीवी पे हुँ, लिखा हुआ था DR1 पे कि पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुला के डांट पिलाई गई, स्केरेबेल अच्छा, पाकिस्तान, ये अच्छा, उस पे लिखा हुआ था। हाँ, क्योंकि मैं हुँ, खबर नहीं हुँ, सुन सका था, तो मैंने वो ना कहा कि उस पे देख लेता हूँ। तो उस पे ये हुँ, DR1 पे हुँ, लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के सफ़ीर को अपना फॉरेन इनका जो अपना वज़ीर ख़ारिजा हुँ, हेल्वी हुँ, नील्स हेल्वी पीटरसन था उन दिनों, तो उसने बुला हुँ, के हुँ, उनको डांट पिलाई है। तो मुझे तो आग लग गई, मुझे तो इतना हुँ, सख्त हुँ, गुस्सा आया। तो मैंने फ़ौरन अपना उनसे अपना ये होता था इनका नंबर, अपना वो आप वहाँ से ले सकते थे, DR का नंबर, कहीं से भी आप इनका हुँ, हुँ, एक नंबर था इनका टेलीफोन वालों का कि जहाँ से आप दूसरे का नंबर ले सकते थे। मैंने हुँ, उनको हुँ, फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि DR वालों को जो फ़ोन जो चाहिए। मैंने हुँ, हुँ, DR1 को फ़ोन किया, उनसे मैंने कहा कि ये अबारत ये रकम जो जिसने ये टेक्स्ट जिसने लिखा है, उस जर्नलिस्ट से हुँ, मैंने बात करनी है। तो तकरीबन हुँ, 4-5 मरतबा मैंने फ़ोन किया और फिर जाके वो हुँ, मुझे हुँ, मिला। तो मैंने उससे पहले पूछा कि क्या ये अबारत ये टेक्स्ट आपने लिखा है हमारे एम्बेसडर के बारे में? तो उसने कहा कि हुँ, हाँ, मैंने लिखा है। तो पहले उसको मैंने अपना तारुफ़ करवाया, क्योंकि मेरी ये बात आदत नहीं है कि गुमनाम किसी को फ़ोन करना। मैंने कहा ये मेरा फ़ोन हुँ, नंबर है, ये मेरी रिहाइश है और ये मेरा नाम है। हुँ, हुँ, और मैंने कहा कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम अब हमारे एम्बेसडर द्वारा तुम्हारा सफ़ीर तुम्हारा जो अपना अपना जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हमारे एम्बेसडर को बुला के डांट पिलाए, ये उसको किसने इजाज़त दी है? हमारा सफ़ीर आपका मेहमान है और ये तुमने क्यों लिखा है? तो ज़बरदस्त, मुझे क्या सख्ती बात है! से मैं जी, 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 जी। मैंने सख्ती से बात की, हुँ, क्योंकि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। तो मेरी जो छोटी बट्टी थी ना, वो कहने लगी, "डैडी आपको गुस्सा क्यों आज? क्या बात है आज? अभी आपने खाना हुँ, भी नहीं खाया, काम से आए हैं तो अब छू-छू करते फिर रहे हैं।" तो जब मैंने कहा कि मैंने ये बात की, तो मैंने उससे बात की है। तो कहने लगी, "किस हुँ, कहाँ पे था?" मैंने कहा कि वो DV1 पे हुँ, DR1 पे वो।
ये बात थी। हुँ। तो फिर उसने वो 5 मिनट बाद के वो चैनल वो निकाली, तो उसने वो कार्ड निकाल दिया हुआ था। उसने वो डिलीट कर हुँ। दिया हुआ था। वो ये वो होता था ना। दैट्स रियली रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल जी, पाकिस्तानी ना, आपके लिए भी और हम क्या जी, आपने हमारे जी। सफ़ीर के ऊपर कोई बात उससे हो तो आपने इसको एक्शन ली, बहुत ज़बरदस्त। उससे 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 आगे फिर ये हुँ, जब 2005 में इन्होंने जो खराफात की थी ना इन्होंने डैनिश आनसफर के ज़माने में, वो जो हुँ। ना ना कुरान हमारे अपना पैगंबर रसूल के करीम जो है सल्लल्लाहु अलैहि खाके जी, जी, छापने की नप जो है वो 2005 में, तो हुँ, हुँ। उसमें इनका जो था अपना वो वज़ीर कल्चरल मिनिस्टर था, है, मैंने कि नाम उसका लिखा होगा मेरे पास होगा। हुँ, उसका नाम था ब्रियन विकल्सन। हुँ, हुँ, ब्रियन विकल्सन उन दिनों कल्चर मिनिस्टर था, इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर था। हुँ, तो उसने बड़ी खराफात हमारे बारे में बोली थी, हमने हुँ, हुँ, मना रिगार्ड नहीं किया था। तो मुझे उस पर हुँ, बहुत हुँ, गुस्सा था। तो उसमें उन दिनों मैं चूँकि काफ़ी मुख्तलिफ तंजीमों में एक्टिव था, तो कहीं न कहीं से कोई हुँ, बुलावा आ जाता, कहीं इधर-उधर। तो फिर उन्हीं दिनों मुझे एक बुलावा आया, लेटर आया, इन्विटेशन, बेला सेंटर में 4 मिनिस्ट्रियों की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हुँ, आर्ट्स हुँ, मिनिस्ट्री और कल्चरल मिनिस्ट्री और ये सोशल मिनिस्ट्री, और इस तरह की हुँ, 4 हुँ, मिनिस्ट्री थी जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करनी थी, और जिसका unवान ये था, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिथ एंड हुँ, सो ऑन। हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ, उसमें देखा ना कि जो उसमें था ग्रुप जो था ना इसमें, कल्चरल ग्रुप जो था, तो हुँ, उसमें हुँ, ब्रियन मिकलसन और फिया खयाशगौर ये उसमें थी, और 2 अखबारों के एडिटर थे, जो उसमें वो हुँ, पैनल हुँ, में थे, 4 लोग पैनल में थे। तो मैंने उसको वो भेज दिया दावतनामे को, आऊँगा। वहाँ गया, मुख्तसर में भी बात ना हो छोटी, मुख्तसर वहाँ मैं गया, वो अपना उस ग्रुप में बैठे, बड़े अच्छे वो अपना तकरीबन सारे वो थे अपना हुँ, हुँ, फ़िल्मी की, या वो सारे वो लोग थे जनरल अपने इस तरह के लोग थे, वो कल्चरल हुँ, हुँ, से वाबस्ती रखने वाले ज़्यादा लोग थे, उसमें कोई 3 250-300 लोग थे। तो हम 2-3 लोग गैर मुल्की थे। तो हुँ, मेरे हुँ। ज़हन में तो उनका वो कुछ भी नहीं था, मेरे ज़हन में अपने ही था कि मैंने इसको पत्थर मारना है। तो मैंने जब अच्छा। उसने ब्रियन मिकलसन ने अपना वो तकरीर की, फिर पिया ने तकरीर की, फिर वो 2 जर्नलिस्ट ने उन्होंने अपना कल्चर के बारे में तकरीर की। तो फिर होता है कि आप सवाल-जवाब करें। कोई किसी ने हुँ, पूछना है, कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे अगली सफ में जाकर बैठा हुआ था, सबसे अगली सफ हुँ, में। हुँ। तो मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। तो मैंने कहा पत्थर कि साथ ब्रियन ले गए थे? मिकलसन से बताता हूँ आपको। तो मैंने कहा हुँ, मैंने ब्रियन मिकलसन से बात करनी है। हुँ, उसने कहा यस, मैंने कहा कि मैं मतलब है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं पाकिस्तान जो है एक बड़ा मुल्क है, और हम हुँ, कल्चर के मामले में हम इतने रिच हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमारे 4 सूबे हैं, इतनी ज़ुबानें हैं, इतना वसी कल्चर है। तो जब मैं हुँ, डेनमार्क में आया, तो मुझे इस बात का बड़ा शौक था कि हुँ, डेनमार्क में हम आपस में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ, और मैं इनको क्या सिखा हुँ, सकता हूँ अपने कल्चर का। तो मैंने कहा कि हुँ, हमने यहाँ पे 1.5 2 साल गुज़ारे, आप लोगों का कल्चर देखा, तो हम पाकिस्तानी हुँ, जब आपस में मिलके बैठते थे, तो हम कहते थे आपस में, हुँ, डेनिश पीपल हैव नो कल्चर, दे हैव ओनली हुँ। एग्रीकल्चर। तो वो फिया भी अच्छा। हँस दी, उसके वो ब्रियन विकल्सन के कान सुर्ख हो गए, और वो जो हुँ, जर्नलिस्ट थे वो भी हँस दिए, लोग भी हँस दिए। और वो हुँ, उसने फिर मुझसे उसने जवाब में ये कहा कि उसने एक जुमला कहा कि आप औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मैंने कहा हुँ, ये हुँ, बात की बात है, डिबेट करनी हो तो बाद में बात करेंगे। तीसरा हुँ, वाकया, यहाँ हमारे हुँ। अल्पसुन में ये जो था ना कि बाद इन्होंने कम्यूनों ने जहाँ ज़्यादा गैर मुल्की थे उनको उनका माहौल ठीक करने गेटो, के लिए कुछ इन्होंने गेटो, जी, जी। गेटो। नहीं, ये अल्फ़ाज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। तो गेटो के मामले में यहाँ पे इन्होंने बड़े वो किए, तजर्बात किए बड़े बहुत सारे। तो उसमें हमारा एक एरिया यहाँ पे अपना ये हमारे दूसरे नज़दीकी मकान वगैरह है, वहाँ तकरीबन हुँ, हुँ, 70% पाकिस्तानी थे। हुँ, तो हुँ, वो 2-3 साल उनके प्रोजेक्ट चलते रहे। फिर उन्होंने अपना उसका वो अपना एक मीटिंग बुलाई, बहुत काफ़ी लोगों की, लोकल भी थे और बाहर से हुँ, हुँ, भी उन्होंने बुलाया। तो एक इनकी सोशल जब वो क्रिएट की कि वो थी अपना सोशल मिनिस्टर भी थी, वो वज़ीर दाखिला भी थी वो, खान हुँ, हुँ, यशवसन। हुँ, हुँ। बड़ी बदसूरत औरत थी। वो मियाँ बीवी अच्छा। बड़े बदसूरत थे। तो वो हमारी चीफ गेस्ट थी।
तो हुँ, वो हमारे बारे में बहुत बुरी बातें करती थी हमारे बारे में, हुँ। कि इनको ये कर दो, वो कर दो, ऐसे-वैसे। तो वो यानी अख़लाक़ी लिहाज़ से मैं बदसूरत थी वो। जी, हमारे बारे में वो बहुत गंदी, वो मतलब वो अच्छी हुँ, बातें नहीं करती थी हमारे बारे में ना। हुँ, तो वहाँ पे वो तो क्या हमारे अपना घर का मसला था, हमारी वो यहीं अल्बर्ट में वो मीटिंग हो रही थी। तो मैं और मेरे हुँ, 2-4 दोस्त थे, हम चले गए, जाके वो अपना स्टेज के पास ही बैठ गए। तो उसमें भी मेरा मसला यही था कि वो पत्थर ही मारना है। तो वो जब कान हुँ। यशपत सर ने अपना बड़ा उन्हें उसने कान यशपत सर ने हमारे बारे में बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी हुँ, अच्छी हुँ, बातें की उसने। तो मैंने फिर जब उसने कहा ना कि कमेंट्स, तो बात करने के हुँ, बाद, हुँ, तो मैंने फिर हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुँ, हुँ, मैंने कान यशपत सर से बात करनी है। तो वो निकल गई है। तो मैंने कहा मेरा नाम परवेज़ इकबाल है, मैं मतलब पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने कहा कि आज मैंने आपकी बात सुनी है, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे बारे में इतनी अच्छी राय रखती हैं, गैर मुल्कियों के बारे में। अभी जो आपने बयानात बताए हैं, मुझे खुद मेरे ज़हन में भी नहीं था कि हम इतने अच्छे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, लेकिन आप मुझे आपके वो बयानात याद आ रहे हैं जो फलाँ सन में, जब आप वज़ीर दाख़िला थीं और सोशल मिनिस्टर थीं, तो आपने दिए थे। मुझे वो हुँ, बयानात याद आ रहे हैं। तो मैं मतलब मेरा सवाल ये है मासूमाना, कि ये जो आपने अपनी राय को बदला है, जो बिल्कुल बिना मुनाफ़िस पर्सन, तो क्या हुँ। आपने कोई हमारे बारे में तहक़ीक़ की है और हम आपको अच्छे लगने लग गए हैं, या अब आप बूढ़ी हो गई हैं और आपने आपके आज़ाद जवाब दे गए हैं और आप में क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं रही, तो आपने हार हुँ, मान ली है। हुँ, हुँ। तो वो तो चिलचिला उठी वो तो, एकदम से वो तो इतनी गुस्से हुँ, में आ गई। तो वो मेरी मेज़ पे ना, मैं अकेले ही था, वो दूसरे डैडीज़ बैठे हुए थे। हुँ, तो वो मुझे घूरने लगे, उनको मैंने डाँट दिया, मैंने कहा खामोश रहो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हुँ, वो फिर अपना कहने लगी कि परवेज़, आप मुझसे यही बात जो आपने की है, ये अच्छे अल्फ़ाज़ में भी कह सकते थे। तो मैंने कहा कि हुँ, मैंने उनसे अपना जो हमारे जो डिलीगेंट थे जो बैठे हुए, उनसे मैंने इजाज़त माँगी कि मुझे 15 सेकंड दें। तो मैंने कहा कि खान, ये जो मैंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये मैंने यहाँ आके आप लोगों से सीखी है। हुँ, फ्रीडम ऑफ हुँ, हुँ। स्पीच के नाम पे हमारे खिलाफ इतनी बातें करते हैं, तो आप नहीं महसूस करते कि हमें उसका दुख होता होगा? तो हुँ, मतलब है कि फिर उसने यानी ना वो मैंने यानी ये आपकी ज़िंदगी के जो खुशगवार जो वाक़यात हैं, उसमें मैं कहूँ कि प्राउड जी, मोमेंट जी। जो हैं, उसमें एक्चुअली ना सिर्फ़ वो प्राउड मोमेंट आपके लिए हैं, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, वो सारी कम्युनिटी के प्राउड मोमेंट हैं कि अगर हमारे सफ़ीर के अल्हम्दुलिल्लाह। को कोई इंसल्ट करे, कोई टीवी चैनल, तो हम उसका वो फ़िक्रा हटवाएँ वहाँ से। अगर कोई जी, जी। हमारे प्यारे रसूल नबी आखिरुज़्ज़मान की शान में कोई गुस्ताखी करे, तो हम जी, जी। उसके कल्चर के मिनिस्टर और उनको जो राय इज़्ज़त के इज़हार के हवाले से हमारे ऊपर कीचड़ उछाले, तो हम उनका मुँह भी बंद करने। बंद ये आपकी करके बड़ी खिदमत है इस हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम का वक़्त मुझे बहुत खुशी हुई बात तावील करके। हो चुका है और जी, जी। मैं चाहूँगा कि हम इसको वाइंड अप करें। मैं सिर्फ़ अब जो है 2 क्वेश्चन्स के साथ इसको जो है वो ख़त्म करूँगा। नंबर 1 ये है कि ये आपकी ज़िंदगी में जो मज़हब है उसका क्या मुक़ाम है और आप अपनी ज़िंदगी से कितने मुतमिन हैं? जी, मैं अर्ज़ करूँ कि मेरी बैटरी ना वो लाल पे पहुँच गई है, रेड लाइट पे पहुँच गई है। हम इसको तो ख़त्म करते अगर हैं। बस आप ये बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी से जी, कितने जी। मुतमिन हैं? मैं अपनी ज़िंदगी से बेइंतहा मुतमिन हूँ। मुझे मैं इससे ज़्यादा कभी भी मैंने गैर मुतमिन में रहा ही नहीं अपनी ज़िंदगी ज़बरदस्त। से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि आप क्या कहते हैं, कैसे जो है जो देखने वाले हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? और एक सवाल क्वेश्चन जो है मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आपको कैसे याद रखा जाए तारीख में? ये तो मैं इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे मतलब है कि हद्दुल वसी जो हमारी जो कम्युनिटी के लिए जो कोशिशें हो सकी हैं, ये एक मतलब कभी आप मिल बैठेंगे तो बात होगी तफ़सील से। हुँ, हुँ, इसमें कोई एक बात नहीं है कि यहाँ हमने कब्रिस्तान अपना बनाने में माशाल्लाह तुर्कियों के साथ मिलके हमारा अपना कब्रिस्तान है, और वो कब्रिस्तान भी इस हुँ, तरह का है कि वो उसको आप कहेंगे कि ये तो वीआईपी कब्रिस्तान है। मतलब ये हुँ, हुँ, बड़ी शानदार वो जगह है वो। तो उसके अलावा मतलब है कि जो ना मुझसे हो सका है,
मैं अपना मतलब मैंने हमेशा बगैर किसी लालच के और बगैर किसी खौफ के हुँ, अपना जो ज़हन में मेरे आया, साथियों से बात की, मेरे 2-3 हुँ, साथी हुँ। बहुत अच्छे थे, किया और अपना डेंचों तक अपनी बात पहुँचाई। ये ये बाद की बड़ा बात अच्छी है कि बात। उनको अच्छी लगी या नहीं लगी। और हुँ, हम लोग डेनिश मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, हमारे बड़े समझदार दोस्त थे, उसमें बड़े-बड़े अच्छी हमने काम किए हैं, लेकिन हुँ। उसपे बैठेंगे तो बात ज़्यादा अच्छी लगेगी। ज़बरदस्त। जी, जी। जाते-जाते जो पैगाम किसी को आप जो सुनने वाले हैं, जो आपको देखने वाले हैं, उनको दें, फिर हम क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ इसको जी, जी, प्रोग्राम मैं को क्लोज़ अपना करते हैं। मेरे बच्चों को मैं दूँगा, मैं अपना जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था ना कि मैं यहाँ पर इमाम हज़रात को बुलाने के सख्त खिलाफ़ हूँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। इस लिहाज़ से मैं अपने बच्चों को पैगाम दूँगा कि वो यहाँ डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है, ऐसा एक हुँ, दुनिया का एक बेहतरीन हिस्सा है कि जहाँ तालीम का समुंदर बह रहा है। और ये हुँ, अब बच्चे पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कोने पे किनारे पे खड़ा होके उँगली डुबो के पीछे हट जाए, पाँव डुबो के पीछे हट जाए या गोता लगाए और नीचे से मोती लेके आए। आहा! ये क्या बात! बेहतरीन मुल्क है तालीम के मामले में। इनका जो कल्चर, जो लाइब्रेरी का जो कल्चर है, इनका जो सोशल वेलफेयर का जो कल्चर है, इनका जो सेहत का जो कल्चर है, ये लाजवाब है। हमें इनकी बहुत कदर करनी चाहिए। हमें हरगिज़ इनसे धोखा नहीं करना चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा हुँ, ज़बरदस्त। बच्चों को तो नहीं, मतलब मैं बच्चों को पैगाम है। जी हाँ। वेरी जी, जी। गुड। मेरी ख़्वाहिश होगी कि जब हम ऑफ़लाइन जो प्रोग्राम के बाद में मिलें, तो हम क्योंकि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को तहरीर भी करेंगे। तो जो याददाश्त का सिलसिला आपके पास है बहुत ज़्यादा और जो तस्वीरी शक्ल में भी मौजूद है, तहरीर की शक्ल में भी मौजूद है, मैं चाहूँगा कि उसकी अगर कॉपियाँ मुझे मिल जाएँ, ताकि हम जो इसके हवाले से लिटरेचर शेयर करें, उसमें वो ये मौजूद हों। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके जो पैट्रियटिज़्म और मज़हब के हवाले से लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है और उसका आपको सैल्यूट पेश की कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब ने भी थम्स अप किया है, उसमें शफ़ीक साहब ने भी और लोगों ने आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत गुफ्तगू को शुक्रिया उनका, उनका तवील गुफ्तगू शुक्रिया। थी लेकिन बड़े इंहमाक के साथ जो है उन्होंने प्रोग्राम सुना और जाते-जाते हम एक उनका आखिरी उनका शुक्रिया। कमेंट लेंगे जो कि शफ़ीक साहब से है। शफ़ीक साहब से आपका राब्ता रहा है? मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वेरी सॉरी, मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरे ज़हन में हाजी नहीं आ हाजी रहा। शफ़ीक साहब गुलना फाकन वाले ये भी आपके 70s में जो लोग हाँ, आए थे। हाँ, 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 हाँ। जी, 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 जी। उनके हुँ, बरखुरदार इनके वालिद साहब से मुलाकात थी, फिर इनके बरखुरदार, मुझे उनका नाम शफ़ीक, उनके उनके हाँ, ये ये मेरे को शफ़ीक जी, जी, साहब है ना? इनसे मुलाकात। जी, शफ़ीक साहब हाँ। हैं। हाँ, जी, 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 बड़े वो माशाल्लाह इ बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे और ये इंसान हैं, वो उनको मेरा उनका सलाम अर्ज़ ये करें। कमेंट है, ये सलाम आपका उन तक पहुँच गया और उन्होंने ये लिखा है कि ये अल्लाह का बहुत करम है कि इंसान अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी रहता है और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, जो प्रोफ़ेसर साहब ने कहा माशाअल्लाह। और आखिरी कमेंट फिर हम जावेद अराइन साहब का शामिल कर देते हैं, उन्होंने कहा प्रोग्राम का बहुत मज़ा आया, वेल डन। इन्हीं अल्फ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ इतनी खूबसूरत यकीन मानिए प्रोग्राम का मैंने खुद भी इसको बड़ा एन्जॉय किया। इसमें मेरे लिए सीखने के शुक्रिया, लिए भी बहुत शुक्रिया, मौके थे और शुक्रिया। हकीकतन इसमें तशनगी है, चीज़ें अभी चाहता था कि वक़्त ना गुज़रे और जो है वो चीज़ें हम बयान करते रहें और तारीख़ हम सीखें आपसे। और ये आखिर में एक और कमेंट भी आ गया है, वो जो आपको नाम नहीं आ रहा था, रफ़ीक साहब थे उनका नाम, जिनके सेना के जो रफ़ीक शफ़ीक साहब ने साहब उनके के वालिद वालिद हैं। साहब। जी, हाँ जी, 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 अल्लाह जी। ताला उनको जन्नत नसीब करे। हाँ, हुँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, हाँ, मुझे तो याद आ गया। क्योंकि मैं अब ना मतलब एक बहुत हुँ, वो कट ऑफ हो गया हूँ, मैं बिल्कुल मेल-जोल नहीं है। फैमिली हुँ, माशाल्लाह इतनी हुँ, हो गई है, तो अब वो नहीं रहा वो हुँ, पहले वाला मामला, तो वो हुँ। ज़हन से याददाश्तें भी मिट जाती हैं। आ मैं उनसे आपने माज़रत चाहता आपने एक हूँ इस मामले बात में। कही थी प्रोग्राम में कि मेरे दोस्त कम हैं, लेकिन मैं आपको फिर ये बात यहाँ पे दोहराऊँगा। अभी प्रोग्राम के अंदर भी इस बात का इरादा हुआ, इस बात का लोगों ने एक सबूत भी दिया और मैं जब ग्राउंड में लोगों से मिलता हूँ, तो आपकी हर बंदा दिल से इज़्ज़त करता है, हर बंदा आपसे प्यार करता है और हर बंदा ये आपका दोस्त ही अपने आप को गर्दानता है। इतने नहीं, ये सारे इनकी दोस्त, इतने सारे मोहब्बत जी, बिखेरने वालों हाँ, के साथ इतने हाँ। जो है आप हैं, ये आपके लिए भी खुशकिस्मती है और हमारे लिए भी कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी, जी। आप मिलेंगे तो मैं बताऊँगा कि मेरे जो तल्ख़ लम्हात थे,
हुँ। सियासत के लिहाज से वो क्या थे, वो मैं आपको ना ज़ुबानी बताऊँगा। मैंने हम इस बहुत तरह तल्ख़ करेंगे कि लम्हा आपकी बैटरी का अगर तो थोड़ा-सा एक लम्हा जो है वो अगर आप हमें दे सकें तो हम रुक जाएँगे क्योंकि चल 2 रही से है। 1 मिनट हम मज़ीद एक नहीं, तल्ख़ नहीं, आप जब लम्हा आप तक अगर जब बयान करें। जी, जी। क्या मैं अपना वो सियासत के लिहाज से? हाँ, सियासत के लिहाज़ से अब कौन-सा तल्ख़ लम्हा आप कहना चाह रहे थे उसको ज़रा अगर मैंने फिंगर टिप्स पे यहाँ कर दें? लोकल लोकल मैंने अपना ना मैंने मीर साहब ने 1993 में पहली हुँ, मर्तबा हुँ। इन वन द लिस्टन के बिहाफ़ पे ना एक बनाया था इन वन द लिस्टन। तो ये हमारा हुँ, पहला हुँ। सियासत में पहला कदम था हमारा दोनों भाइयों का। तो उसके हुँ, बाद मतलब है कि फिर बाद में मैं वो मेरा सिलसिला चलता रहा, मुनीर साहब ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मुझे अपने जो उनसे अपने मुआशरे से, पाकिस्तानी मुआशरे से जो अच्छे लोग भी बहुत मिले और मतलब है जिन्होंने मेरे खिलाफ में कुछ भी कहा, बिला वजह कुछ भी कहा, वो भी मुझ तक पहुँचता रहा। मैं हुँ। हँस के चुप कर जाता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है। मैंने बहुत तल्ख़ तजुर्बात इस मामले में, हुँ। बहुत तल्ख़ हम तजुर्बात एक हैं इस मामले में। जी, प्रोफ़ेसर जी। हम एक प्रोग्राम आपसे मज़ीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग मोस्ट आपको बड़े वेलकम, दिमाग से सुन रहे हैं। तो जो मोस्ट वेलकम, बुनियादी मोस्ट हमारा वेलकम। अभी मैंने बहुत से क्योंकि वाक़यात इतने दिलचस्प थे तो मैं आपको मुनासिब नहीं समझा कि बार-बार उसमें मज़ीद सवालात जो है वो करूँ। तो वक़्त का वो जो है ख़त्म हुआ चाहता है। मैं तमाम ठीक है। नाज़रीन जो रात के इस पहर भी 12 बजने के करीब है डेनमार्क में और पाकिस्तान में तो ये 4 और 3 बजे और दुनिया के मुल्क जो है जी, जी। लोग हर तरफ से हुँ। हमें देख रहे हैं तो उन तमाम अफ़राद का शुक्रिया। ये दिलचस्प जो कहानियाँ हैं, ये सच्चाई पे मबनी हैं, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा एहसासा है। परवेज़ साहब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का हुँ। हमारे दरमियान में मौजूद होना, यकीन मानिए ये इस बात पे हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि इन लोगों की अल्लाह ताला वजह करम। से हमें जो है एक हौसला भी मिलता है, एक फ़ख्र भी महसूस होता है, कर्ज भी मिलती है कि हमने भी कैसे बिल्कुल, बातिल को बातिल के मुँह पे जाके गलत कहना और सच को सच का जो है वो कहना है। तो मैं ये अल्लाह आखिर ताला में ने बताता तौफ़ीक चलूँ दी। कि परवेज़ साहब हमारे तहरीक-ए-कश्मीर के भी एक बड़े अहम रुकन हैं और इनकी जो थपकी है, वो जब हमारे कंधे पे पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम एक ताज़ा दम घोड़े की तरह मैदान में फिर निकल पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला बहुत इनको एहसान है सलामत आपका। रखे। अल्लाह आमीन, ताला इनको आपका भी सलामत रखे। शुक्रिया। इसके साथ आप सबका शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।